आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो रिस्पॉन्स का सवाल नहीं उठता, उससे कहना शुरू करिए, उससे कुछ बातें साफ हो तो कठिनाई नहीं। और इस वक्त तकलीफ ये है कि समाजवादी तो कह रहा है, समाजवादी विरोधी चुप है, वो सिर्फ देख रहा है, अपने घर में बैठ के कहता है कि ठीक नहीं हो रहा, बस तो मर ही जाएंगे, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। समाजवाद आपके पास आके कहता नहीं कि आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ चर्चा नहीं हो रही है? मुझसे कोई आके कहे तो मैं तो सदा तैयार हूँ उसको सुनने को, समझने को, अपनी बात समझाने को। अब मेरे पास तो नहीं आता, मुझे पीछे बोलते रहेंगे, मेरे पास नहीं आता, पीछे बात पीछे बोलते रहेंगे। हाँ, सरप्राइजिंग है, लेकिन सरप्राइजिंग वही है कि जब आपने ये सब्जेक्ट डिक्लेयर किए हम सोचे कि वहाँ तो बहुत कुछ चर्चा होगी, बहुत कुछ कुछ नहीं होगा। नहीं होगा नहीं, इसलिए कि अगर आप ठीक से किसी बात को कह रहे हैं और ठीक है बात, तो बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई। और एंटी सोशलिज्म की बात को एक फिलोसफी नहीं बना सके हैं आप, इसलिए तकलीफ। जब तक उसके पास अपने आर्गुमेंट्स ना हो, सोशलिज्म के पास अपने आर्गुमेंट्स, इसलिए आप परेशानी में पड़ जाते हैं, आपके पास आर्गुमेंट नहीं है। और बिना आर्गुमेंट के जब आप कुछ कहते तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट है इसलिए बकवास कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट का सब वो कहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कहते हैं, मैं कहूंगा कि ठीक ही कहते हैं, उसमें हर्ज क्या है कहने। असल में कैपिटलिस्ट खुद ही डिफेंसिव मूड में है, ये उसकी तकलीफ है। वो खुद ही मान रहा है कि कैपिटलिज्म है तो खराब चीज है, इसलिए वो लड़ नहीं पाया। नहीं, वो आपने बरोबर एक्सप्लेन किया, तो आपकी मीटिंग में वो आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि भाई कैपिटलिस्ट लोग खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि भाई सोशलिज्म आओ यहाँ पता सर। यस मिस्टर योगेंद्र मोहम्मद, मिस्टर विजय पर ये कैपिटलिस्ट की ये तकलीफ है, कोई मूड में नहीं है। उसका कारण है ये कि ये सारा का सारा जो है, हमारे मन तो बहुत कुछ प्रोपेगेंडा से चलते हैं। सोशलिज्म का प्रोपेगेंडा 100 साल का है, और जब भी कोई व्यवस्था बनी होती है तो उसके विरोध में जो प्रोपेगेंडा करता है वो तो प्रोपेगेंडा करता है ठीक से, लेकिन जिसकी व्यवस्था बनी होती है वो सोचता है क्या कर लोगे, इसलिए वो कुछ प्रोपेगेंडा करता नहीं, इसलिए अंत में हारता है। तो सोशलिज्म ने 100 साल अपनी बात कही, उसके पास अपनी फिलोसफी, अपना रिलीजन, अपनी साइंटिफिक थिंकिंग के आर्गुमेंट्स, और कैपिटलिज्म चुपचाप देखता रहा है। कैपिटलिज्म को अपनी फिलोसफी डेवलप करनी चाहिए, और अगर आप डिफेंस के मूड में हो तो हार निश्चित है। इस दुनिया में डिफेंस से कोई नहीं जीतता, जीतना हो तो एग्रेसिव फिलोसफी चाहिए। हाँ, आप ये ना कहें कि सोशलिज्म गलत है, आपको ये भी कहने की हिम्मत करनी पड़ेगी कि कैपिटलिज्म सही है, और उससे मनुष्यता का कुछ हित होने वाला है, ये आपको साफ करना पड़ेगा। तो डिफेंस की भाषा ही हारने की भाषा है। उसमें तो आप जिस आदमी ने डिफेंस की भाषा बोलनी शुरू की, उसको समझना चाहिए कि वो हारेगा, वो जाएगा, वो बच नहीं सकता। This is the beginning only, just from the talking. I said these are the kind of series of talks, socialism, I said should be the thing which should go around the entire country. You must request Acharya to go and give this lecture, because one of the points he brought out the other day was very, very pertinent, where he said that, it's no use just even the capitalist thing, because Acharya has explained that it is only those who have brought the goodwill of the humanity. Doesn't matter, there may be a black sheep in every community, which is possible. But the idea is that we must propound our own arguments, theories. So that is on the basis on which we are operating just now. कैपिटलिज्म के लिए कुछ फिलोसफी चाहिए कि वो कह सके कि हम इसलिए खड़े हैं। वो फिलोसफी ना हो तो सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, इसलिए सारी बात कर रहे हैं। पैसा बचाने के लिए इस दुनिया में बहुत उपाय नहीं, बहुत उपाय नहीं। और दूसरी बात है कि प्रोलेटेरिएट एज ए क्लास कॉन्शियस हो गया है, कैपिटलिस्ट एज ए क्लास कॉन्शियस नहीं। कैपिटलिस्ट की कोई क्लास नहीं है। तो उसने ऐसा कहना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं वो आखिर बांटने के लिए कमा रहे हैं। पहली तो बात ये है, ये बांटने की बात जो वो शुरू करता है ना,
वहीं से उसने सोशलिज्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसे ये कहना चाहिए कि जो कमा रहा है वो कमाने का मालिक है, बांटना उसकी खुशी है, किसी का अधिकार नहीं है। जो मामला है ना, जिस दिन आप कहते हैं कि हम बांटने के लिए कमा रहे हैं, उस दिन तो यही कहा जा सकता है आप काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, अभी तो वो तो हम ही कर लेंगे, आप मेहनत ना करेंगे। वो कहता है बांटना नहीं है, ना वो बांटेगा भी कैसे? नहीं, मेरा तो कहना ये है, मेरा कहना ये है कि बांटना खुशी है, किसी का अधिकार नहीं है। और जिस दिन हम कमाने वाले को मजबूर करते हैं वो गैर कमाने वाले को बांट दे, उस दिन हम एक अनजस्टिस कर रहे हैं। और ऐसी सोसाइटी अनजस्ट सोसाइटी है। सच्चाई ये है कि जो नहीं कमा रहा है उसको भी इंसेंटिव दो कि वो भी कमा सके। और मेरी अपनी समझ ये है कि जिस दिन कैपिटल एफ्लुएंट हो जाती है उस दिन वो बंटना शुरू हो जाती है, आपको बांटना नहीं पड़ता। कोई बांटता नहीं है, वो बंटती है। हाँ, बंद करिए ना उसको, बंद क्या हो ये जो यही मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि सोशलिज्म जो है इट विल कम एज ए बाय प्रोडक्ट। तो कैपिटलिज्म ठीक से विकसित हो तो सोशलिज्म बाय प्रोडक्ट की तरह आता है, बल्कि तभी आता है और कोई रास्ता ही नहीं है उसके लाने का। जिस दिन संपत्ति ज्यादा हो जाए वो बटेगी, क्योंकि संपत्ति का उपयोग करना पड़ता है, उपयोग से वो बढ़ती है। और जिस दिन ज्यादा हो जाती है उस दिन करिएगा क्या? अभी असल में उसको पकड़ने का मजा ही ये है कि वो बहुत कम, 2 के पास है और 1000 के पास नहीं, तो वो 2 सब तरह का इंतजाम करते हैं उसको पकड़ने का। कल वो 1000 के पास है तो पकड़ ही खो जाती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कैपिटलिज्म कैसे जाए, असली सवाल ये है कि एफ्लुएंट कैपिटल कैसे पैदा हो। जो असली सवाल है वो ये है कि कितनी संपत्ति पैदा हो जाए कि संपत्ति पर पकड़ खो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है सोशलिज्म संभव ही नहीं। और जब आप ही कहते हैं कि हम बांटने के लिए कमा रहे हैं, तभी आप गलत बात कहना शुरू कर देते हैं, जो आपकी भी कॉन्शियंस नहीं कहेगी, वो झूठी बात आती है। और ये ध्यान रखिए कि झूठी बात में कोई बल नहीं होता। और जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कैपिटलिस्ट बचना चाहिए। अगर बचाने के लिए कह रहा हूं तो वो बचने वाला नहीं है मामला। नहीं, मुझे तो लगता ही है कि कैपिटलिज्म के पास अपनी वैल्यूज हैं जो सोशलिज्म के पास नहीं, और उन वैल्यूज को बचना चाहिए। वो वैल्यूज सोशलिज्म में नहीं बचेंगी। यानी मुझे कैपिटलिज्म से कोई मतलब नहीं है। कुछ वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, वो वैल्यूज इतनी कीमती हैं कि मनुष्य जाति में हजारों साल की मुश्किल तकलीफ के बाद हम उन तक पहुंचे और उनको हम 2 मिनट में खो सकते हैं। आप वो कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये तकलीफ है। नहीं, मैं बोलने को तैयार हूँ, बट आप कैपिटलिस्ट नहीं हो ना। यही सुविधापूर्ण है, आप समझ रहे हैं ना, ये सुविधापूर्ण। मैं अगर कैपिटलिस्ट हूँ तब मेरा बोलना बहुत अर्थपूर्ण नहीं। आचार्य जी, खाली एक ही बात है कि सारी दुनिया सोशलिज्म की बात करती है, वही नारा लगा रहे हैं। उसका कुछ मामला नहीं, 100 साल से प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि धनपति अल्पमत है, माइनॉरिटी है। दुनिया में इस समय सबसे छोटी माइनॉरिटी धनपति की है और गरीब मेजॉरिटी है। तो गरीब की ईर्षा को भड़काया जा सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सवाल यह है कि गरीब की ईर्षा के भड़काने से गरीब का हित होगा, ये सवाल है। यानी मेरी अपनी समझ है कि उसकी ईर्षा भड़का सकते हो, पूंजीपति को मिटा भी सकते हो, पूंजीवाद की पूरी सिस्टम भी तोड़वा सकते हो, अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इससे गरीब का कोई हित नहीं होगा, ये गरीब को कहना पड़ेगा। और गरीब को भड़काया जा रहा है जिस बात से, वो यही है कि उसका हित होगा। अगर हम गरीब को ये समझा पाएं कि उसका हित नहीं अहित होगा तो मामला खत्म होगा। लेकिन आप सोचते हो कि कैपिटलिज्म के हित के लिए गरीब को राजी किया जा सके, तो आप गलती में। वो तो गरीब को ये ख्याल साफ होना चाहिए कि कैपिटलिज्म उसका हित। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कैपिटलिज्म को पूरी फिलोसफी, पूरा आर्गुमेंट, वो कैसे विकसित हुआ है, उसने क्या दुनिया के लिए दिया है, उसका क्या हिस्टोरिक रोल है, वो सब का सब साफ करना चाहिए। और उसको खो के क्या खो जाएगा, इसकी बात जाहिर करनी चाहिए कि फ्रीडम खोएगी, कि आदमी की व्यक्तित्व की सारी हैसियत खो जाएगी, ये सारी बात उसको साफ करनी चाहिए। आपने आपके जो लेक्चर में वो समझाया कि आदमी एक मशीन हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आत्मा एक बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो उसके में बात करनी चाहिए, साफ बात करनी चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म का सबसे बड़ा खतरा वही है कि सोशलिस्ट फिलोसफी बेसिकली मटेरियलिस्ट
अभी बड़े मजे की बात है कि हम आमतौर से कैपिटलिस्ट को मटेरियलिस्ट कहते हैं। खैर ये बड़े मजे की बात है, बेसिक मटेरियलिस्ट सोशलिस्ट। तो उसकी ईर्ष्या कम हो जावे ऐसा भी कुछ उसके रास्ते जरूर बनाने पड़ेंगे। उसकी ईर्ष्या बढ़ाने में भी हम रास्ते बनाते हैं, कम करने के रास्ते भी हो सकते हैं। असल में मेरी समझ ये है, पहली तो बात यह है कि कैपिटलिस्ट एज ए क्लास कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आज कैपिटलिस्ट उत्सुक भी होता है तो एक एक कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल की हैसियत से अपने को बचाने में उत्सुक है। अगर आ नाम का कैपिटलिस्ट उत्सुक है तो वो अपने को बचाने में उत्सुक है, और अगर बा नाम के कैपिटलिस्ट को नुकसान पहुंचता है तो वो खुश हो रहा है, बल्कि वो सारी कोशिश कर रहा है कि बा को कैसे नुकसान पहुंच जाए। कैपिटलिस्ट एज ए क्लास कॉन्शियस नहीं, उसके अपने अपने इंडिविजुअल हित है, उनके लिए उत्सुक है। अगर बिरला उत्सुक है तो टाटा को नुकसान पहुंचाने में उत्सुक हो जाए। कैपिटलिज्म और तो ये जो तकलीफ है, जो नीचे का वर्ग है, दीन है, दरिद्र है, वो क्लास की तरह कॉन्शियस हुआ है। एक, अगर आप क्लास की तरह कॉन्शियस होते हैं तो आप फिर सोच सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप हमारी जो आज है, हैव और हैव नॉट्स के बीच जो संबंध है वो हमें बदलने पड़ेंगे, और थोड़ी सी बदलाव से बहुत कुछ बदले। यानी मेरी अपनी समझ ये है कि कैपिटलिज्म में जो अभी जो मैनेजमेंट है वो ईर्ष्या जगाने वाला है। उस मैनेजमेंट में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है, और ह्यूमन एलिमेंट की कीमत बढ़ाने की जरूरत है बजाय पैसे। मजदूर की हैसियत सिर्फ मजदूरी से नहीं नापी जानी चाहिए, एक मनुष्य की हैसियत से भी उसकी हैसियत है, और उस मामले में वो बिल्कुल आपके बराबर है। एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन इंजीनियरिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है। सोशलिज्म का सारा प्रभाव गरीब और अमीर के बीच के गलत संबंधों का परिणाम है। उन संबंधों को बिल्कुल बदला जा सकता है, उनको बिल्कुल बदला जा सकता है। ये वर्कर को फार्मर को कैपिटलिस्ट का उसमें डाल दिए तो क्या जी, मजदूरों और जो फार्मर्स हैं उनको सारे ये कैपिटलिस्ट के फिलोसॉफी में जो इस दफे इन्वॉल्व कर दे रहे, ऐसे कोई आइडिया लगा रहे तो मेजोरिटी कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तो टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, माने प्रॉस्पेरिटी, इन प्रॉस्पेरिटी फॉर द कम्युनिटी, फॉर द इंडिविजुअल। Basically, I don't think we are trying to make people grow capitalism. I think what we are trying to say is misunderstanding should be removed from the people's mind. No, let them be directed towards their own capital development and making their own capital. ये तो बात ठीक ही है, ये तो बात ठीक ही है, लेकिन ये बात बहुत पीछे की है, लंबी सी है ना, लंबी सी नहीं है। एक दफा कैपिटलिज्म एज ए फिलोसफी पूरा मुल्क स्वीकार कर ले तब ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं। जब तक पूरा मुल्क कैपिटलिज्म को एज ए फिलोसफी स्वीकार न कर ले, एज ए मोड ऑफ लिविंग स्वीकार न कर ले, तब तक जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। We come back to the basic topic. तो ये समाजवाद से सावधान जो आपके सीरीज में, उसी के साथ हम लोग को डिस्कस करने को कि अभी उसको आगे कैसे बढ़ाएं। Because this is the basic idea. What we want is this message, because there is a definite logic. As Swamiji says that we have no research in this subject. Socialists have all the research in stock. Is that right? ठीक है, तो उसके वास्ते क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? स्वामी ये कोई प्रमाण कैपिटलिस्ट एंड क्लास कॉन्शियस वही मैं doesn't mean that evolution in the capitalist class itself doesn't come back. You cannot put corner the or put your positive arguments and philosophy. So what should be the efforts from our side? Then the capitalist people should say get together. क्लास कॉन्शियसनेस And it should be brought about in action, not in talks. And you and I know how the capitalist people meet, what they talk and how they act. So unless until that is done, I mean, I'm one of them. I mean, I will not mince words on this matter. Unless until that is done, स्वामी जी कहते हैं इफेक्ट पड़શે જ નહીં, તમે બધી મહેનત બીજી કર્યા કરો બાદ કે ઇન્ટરનલ જ ઇવોલ્યુશન નહીં થાય જ્યાં સુધી પહેલા તમે કરું તમારું जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि वन क्लास इज अगेंस्ट अनदर क्लास। ये जो क्लास कॉन्शियसनेस पैदा करने की बात है ना, उसके लिए निश्चित ही कुछ बातें की जा सकती है कि वो क्लास कॉन्शियस कैसे हो, उसकी बहुत कुछ किया जाए। एक तो कुछ छोटे ग्रुप सेमिनार्स से किसी हिल स्टेशन पर 10
20 मुल्क के खास लोग 7 दिन के लिए इकट्ठे हो जाए। एक बार ये ख्याल आ जाए कि क्लास की तरह आप बच सकते हैं और कोई रास्ता बचने का नहीं, और सवाल एक कैपिटलिस्ट के या दूसरे कैपिटलिस्ट के बचने का नहीं, सवाल कैपिटलिज्म के बचने का है। ये एक बार ख्याल आ जाए, और ये ख्याल लाया जा सकता है। इसके लिए लिटरेचर पैदा किया जा सकता है, कैंपेन पैदा किया जा सकता है, उसके लिए कैंप्स रखे जा सकते हैं, ये सारी बात की जा सकती है। इसके लिए डिस्कशन ग्रुप्स हो सकते हैं जो इस पर सारी खोजबीन करें, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं जिस पर सारी की सारी बात करें, और एक पूरी की पूरी फिलोसफी सोशलिज्म जो भी कह रहा है उसके ठीक मुकाबले, पॉइंट टू पॉइंट ठीक मुकाबले एक फिलोसफी खड़ी करने की बात, उसको प्रचारित करने की बात, सारे मुल्क में उसका साहित्य फैलाने की बात। अब क्या मजा हो रहा है? मजा ये हो रहा है कि सोशलिस्ट कंट्रीज या कम्युनिस्ट कंट्रीज हिंदुस्तान में जो भी प्रचार करते हैं उनकी डायरेक्ट एजेंसीज जिनसे वो प्रचार करते हैं, बीच में गवर्नमेंट नहीं है मामले में, बीच में कोई और नहीं है। हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट है, हिंदुस्तान का सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज का उससे सीधा संबंध है, साहित्य पहुंचाना है, प्रचार साहित्य पहुंचाना है, वो सब कर रहा है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज अगर कुछ भी हिंदुस्तान के लिए करती हैं तो वो वाया गवर्नमेंट करती है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज कुछ भी मुल्क के लिए करोड़ों रुपए खपा दे, चीन में अमेरिका ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खपाया और फिजूल गया, और हिंदुस्तान में भी फिजूल जाएगा, उसका कोई मतलब होने वाला नहीं। यानी बल्कि अमेरिका का रुपया अमेरिका के प्रति सद्भाव पैदा नहीं करता, बल्कि ये भाव पैदा करता है कि ये बदमाशी है, ये हमको नहीं। मेरा मानना है वर्ल्ड कैपिटलिज्म भी एज ए क्लास कॉन्शियस नहीं है। सारी दुनिया के कैपिटलिस्ट को ये फिक्र करनी चाहिए कि जिन जिन मुल्कों में कैपिटलिज्म डूब रहा है वहां उसके डायरेक्ट प्रोपेगेंडा एजेंसीज होनी चाहिए, डायरेक्ट, वाया गवर्नमेंट नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट तो एशिया की सभी गवर्नमेंट आज नहीं कल सोशलिस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जहां गरीब की मेजॉरिटी है वहां की कोई गवर्नमेंट ज्यादा देर तक कैपिटलिस्ट नहीं रह सकती, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको वोट जिससे लेना है उसकी उससे बात करनी पड़ेगी, और आज नहीं कल उसका कंपल्सन बढ़ता जाएगा। और उसको ये कोई सवाल हिंदुस्तान का नहीं है, पूरा एशिया एक ना एक दिन कम्युनिस्ट हो जाने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी पैसा आएगा वो कैपिटलिज्म के किसी काम में आने वाला नहीं, तो कोई मूल्य नहीं। अब ये समझ लें कि अभी बिहार में कल्पना थी कि 2 करोड़ लोग मरेंगे बिहार के अकाल में, लेकिन अकाल से 40 ही लोग मरे। सारे दुनिया से उसके लिए पैसा आया, लेकिन उसमें बिहार के गरीब में आप पैसे वाले के प्रति प्रेम पैदा नहीं कर सकते, उससे कुछ मतलब नहीं, वो बेकार है। और वो एक इतना बड़ा मौका था कि सारे हिंदुस्तान का जो गरीब है, दीन है, दरिद्र है, उसके प्रति, कैपिटलिज्म के प्रति सद्भाव पैदा हो सकता। या अगर किसी ने कुछ किया, समझ लीजिए योगन जी कुछ करते हैं, कोई कुछ करता है, तो वो योगन जी को पर्सनल आदर मिलता है, उसका कैपिटलिज्म के लिए कुछ नहीं होता। अगर कोई करता है जाके तो वो एक आदमी को आदर मिलता है कि फलाना आदमी ने इतना काम किया, बहुत अच्छा। एज ए क्लास नहीं मिला, एज ए क्लास नहीं आपको मिलता। आप जो कुछ करते भी हैं उसका एज ए क्लास कोई मतलब नहीं होता। आप एक कॉलेज बनाए, एक यूनिवर्सिटी बनाए, एक हॉस्पिटल खोले, वो एक आदमी का होता है। और गरीबी जो है वो आपके प्रति क्लास की तरह दुश्मन हो रही है, ये आपको ख्याल में नहीं आ रहा। जो कॉन्फ्लिक्ट सारी की सारी है, वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि गरीब एज ए क्लास और कैपिटलिस्ट एज इंडिविजुअल, ये फाइट में जीत होनी असंभव, जीत नहीं हो सकती। एक तो अच्छा, दूसरा मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड कैपिटलिज्म को भी कॉन्सेप्ट किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान 10 साल में डूब जाएगा, और डूब जाने के बाद निकालना असंभव। एक दफा माओ के हाथ में छीन गया तो अब कोई उपाय नहीं, अब कोई भी उपाय नहीं। एक दफा रुकता था तो कोई उपाय नहीं, और आप हैरान होंगे कि 2 साल से ज्यादा बंगाल नहीं रुकेगा, रुकना असंभव हो जाएगा। और एक मगर बंबई में जो बैठा वो सोचता है कि बंगाल जा रहा है, क्या मतलब, और उसको पता नहीं है कि बंगाल जाता है तो हिंदुस्तान जाने का दरवाजा खुल जाता है, और बंगाल जाएगा, लेकिन आप बैठे देखते रहेंगे। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है कि बंगाल ना जाए, उसको कोई ख्याल में नहीं है बात। यानी सारी ताकत बंगाल में लग जानी चाहिए, सारी फिक्र छोड़ कि वहां के गरीब के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां रिलेशनशिप बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, वहां जो
गैंग्स पैदा हो रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, सारी ताकत बंगाल पे लगा दी। नीचे वो दरवाजा खोला जा रहा है। लेनिन ने आज से 50 साल पहले कहा कि मॉस्को से लंदन तक कम्युनिज्म का जो रास्ता है वो पेकिंग और कलकत्ता होता हुआ जाए। तो उसकी भविष्यवाणी बड़ी थी। पेकिंग तो गया और कलकत्ते तक पगडंडियां आ गई, रास्ता बन जाएगा 2 साल में, ज्यादा तो नहीं। बर्मा भी हो जाएगा। ना वो बिल्कुल साफ है मामला। और मजा ये है और लेकिन जब भी आप चिंतित हो, जब भी आप चिंतित होते हैं या विचार करते हैं, जब भी मैं किसी ऐसे आदमी से बात करता हूं तो मुझे लगता है वो इसी में उत्सुक है कि वो कैसे बच जाए। ये बात ही फिजूल है, आपके बचने का कोई मतलब नहीं। आप कहीं आते नहीं, इररिलेवेंट है। आप बचते नहीं बचते, ये बहुत मूल्य की बात नहीं। एक सिस्टम बचती है कि नहीं, ये सवाल है। तो जब आप उत्सुक होते तो आप सोचते मैं कैसे बच जाऊं। इधर मार्क्स का एक उसने 100 वर्ष पहले जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी लाइन लिखी थी, उसमें लिखा था दुनिया के गरीबों इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को सिवाय जंजीरों के और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। तो मैं अभी था दिल्ली, तो मैंने वहां कहा कि दुनिया भर के पूंजीपति इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ खोने को है सिवाय जंजीरों के, सिवाय जंजीरों के और सब कुछ खोने को। और सब खोदोगे तो जंजीर ही बचेगी तुम्हारी, और कुछ बचने वाला नहीं। मेरी समझ ये है कि हमें एक क्लास कॉन्शियसनेस के लिए सारे एफर्ट करने चाहिए, और एफर्ट बिल्कुल हो सकते हैं। आज की दुनिया में जहां की प्रोपेगेंडा बिल्कुल ही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हो गई है, जहां की कोई भी फिजूल चीज दिमाग में डाली जा सकती है, जहां कोई भी चीज बेची जा सकती है। आज जब हमारे पास साइंटिफिक मीडिया है सारा का सारा, यानी बड़ा मजा ये है कि गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो जीतेगा, और अमीर जिसके पास सब कुछ है वो हारेगा। जिसके पास सब इंसान जो सब कर सकता है वो, लेकिन वो हारेगा सिर्फ इसीलिए कि उसको ख्याल ही नहीं कि वो जीतने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट एज ए क्लास जरूरी। एक तो क्लास कॉन्शियसनेस के लिए मेहनत करनी, दूसरा ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। अगर आप 2-4 साल में कुछ करते हैं तो करते हैं, अन्यथा फिर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसे बहुत तीव्रता से करिए। और हिंदुस्तान में सीधी पोलरिटी खड़ी करने की जरूरत, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी पोलरिटी लाने की जरूरत है। तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी क्या बेवकूफी हो रही है कि वो जो सोशलिज्म की बात कर रहा है वो तो कर ही रहा है। जो सोशलिज्म नहीं चाहता वो भी बात सोशलिज्म की करता है। वो भी ये सोचता है कि सोशलिस्ट शब्द की कीमत है, क्रेडिट, इसका उपयोग ले लो। उसको पता नहीं है कि इसका उपयोग तुम न ले पाओगे, सोशलिस्ट शब्द तुम्हारा उपयोग ले लेगा। ये जो सारी तकलीफ है, सोशलिस्ट शब्द इतना बड़ा है कि कैपिटलिस्ट भी सोचता है कि हम भी सोशलिज्म की बात करके और इस शब्द के आड़ में बचा लें अपने को। उसे पता नहीं, वो शब्द का प्रचार करके शब्द उसको भी ले डूबेगा। तो पोलरिटी साफ होनी चाहिए कि कौन सोशलिस्ट है, कौन एंटी सोशलिस्ट है, और इस पोलरिटी को साफ करने की फिक्र करिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज एंटी सोशलिस्ट है, इनको साफ बात होनी चाहिए, क्योंकि वो सोशलिस्ट पार्टी साफ बात बोलती है, वो कंफ्यूज नहीं। आप मेरी बात कर रहे हैं ना, वो कंफ्यूज नहीं। आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप लफाजी करते हैं। आप जानते हैं कि सोशलिज्म नहीं आने देना, लेकिन बात फिर भी सोशलिज्म ही करनी। और जब दुश्मन के शब्द का आप उपयोग करें तो समझें आपकी हार शुरू हो चुकी है, आप हार चुके हैं वस्तुतः। अब आपके जीतने की आशा बहुत नहीं। अच्छा जी, इसका रिएक्शन क्या हो? आप साफ बात करने को सलाह करते हैं, साफ बात कर लो। कैपिटलिज्म इज डेड, इट विल स्टे, इट विल स्टे थ्रू आवर एफर्ट्स, वी वांट इट टू स्टे। हाँ बिल्कुल जी। तो उसका तो रिएक्शन तो ऐसा भी, आप रिएक्शन क्या समझ, मासिस के ऊपर रिएक्शन क्या? आप नहीं समझते, मासिस के ऊपर सत्य का सदा रिएक्शन अच्छा होता है, और कंफ्यूज आदमी का और झूठ और दोहरे चेहरे वाले आदमी का रिएक्शन अंततः बुरा होता है। अंत में बुरा। आप आज भला थोड़ा सा धोखा दे लें, लेकिन कल देखेगा कि आपकी सब कैपिटलिस्ट तो कैपिटलिज्म को बचाने की बात आप सोशलिज्म की करते हैं। आप बेईमान आदमी, और कैपिटलिस्ट के बाबत जो सबसे बड़ा ख्याल है वो उसकी बेईमानी का है। कैपिटलिस्ट के बाबत ऑनेस्ट होने का ख्याल नहीं है मार्क्सिस्ट को, ये बेईमान है। तो आप अपनी ईमानदारी की कोई छाप भी नहीं छोड़ पाते, और उसका कारण ये है कि आप जिसको कहना चाहिए दोहरी चालें, डबल बाइंड खेल खेलना चाहते, वो सब गलत बात है। मैं कहता हूँ हारते हैं तो ऑनेस्टली हारे, यानी अगर कैपिटलिज्म हारता है तो ऑनेस्टली हारे, ये जानते हुए कि हम हारे और हम लड़े और हमने पूरी फाइट की,
और 10 साल बाद जब हिंदुस्तान मरे सोशलिज्म में, तब आप कह तो सके कि हमने फाइट पूरी ली थी और तुम गधे थे, तुम अपने हाथ से गए। लेकिन आप भी सोशलिज्म की बातें करेंगे तो कल आप लौट के ये भी नहीं कह सकते कि हमने तुम्हें इनकार किया था, हमने तुम्हें बचाना चाहा, हमने तुम्हें रोकना चाहा। ये कहने का आपके पास मुंह नहीं रहेगा। मैं ये मानता हूं कि फाइट ऑनेस्ट हो। इस वक्त आपको पॉलिटिक्स न बचा सकेगी, ऑनेस्टी बचा सकेगी। फाइट ऑनेस्ट हो और वो इतनी साफ हो तो हमको पता चले कि पोलरिटी क्या है, और तब हम पोलरिटी पैदा भी कर सके। आज तकलीफ है कि आप किसी राजनीतिक का पक्का नहीं जानते कि वो क्या है। वो जब देखता है कि आपसे कुछ फायदा है तो आपके पास खड़ा होता है, जब वो देखता है गरीब से कुछ फायदा है तो गरीब के पास खड़ा होता है। वो देखता है उसका क्या फायदा है, उससे ना आपसे मतलब है ना गरीब से मतलब है। आपको साफ करना पड़ेगा कि कैपिटलिस्ट क्लास से एक पैसा नहीं जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसके बाबत हमें जरा भी शक है कि वो सोशलिज्म की बात करेगी। जरा भी शक भी है तो बात बंद। उस तरफ से पैसा, एक पैसा नहीं जाएगा, समर्थन नहीं जाएगा। हम अपने कुछ अगर हमें इंटरेस्ट भी खोने पड़ेंगे तो हम खोएंगे, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास ऐसी किसी पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल प्रोग्राम को साफ फाइट देगी। ऐसा नहीं कि वो पीछे पीछे से चलाएगी कि वो चैम्बर का बैठक हो तो उसको भी इंदिरा गांधी ही इनॉग्रेट करेगी। ये गधा 25 से काम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये दोहरी तरकीबें हैं जिसमें कोई, और मतलब ये वो आपको ही गाली देगी और करेगी क्या। जो उस दिन आपकी मीटिंग में आपने वो एक कहानी कही थी ना कि वो जो एक प्रिजन में, वो जेल में बैठे, वो आने मुझे लगता है इन लोग को भी कह दीजिए। वो आप कहिएगा पीछे। ये जो मेरा कहना है, ऑनेस्ट फाइट की तैयारी करनी चाहिए। डिसऑनेस्ट फाइट का तो मुझे कुछ मतलब नहीं मालूम पड़ता, उसमें आप हारेंगे और सारी दुनिया में हार रहे हैं। मजा ये है कि जो आप यहाँ कर रहे हैं वही चीन का कैपिटलिस्ट भी कर रहा था और हार गए। वही टैक्टिक्स वही बर्मा का भी कर रहा, हार। वही रूस में भी हो रहा था, वो भी हारा। वही इंग्लैंड में भी हो रहा है, वो भी जाएगा। यानी मजा ये है कि हम कभी कभी इतिहास से बिल्कुल नहीं सीखते, ऐसा मजा है। हम करीब करीब रूटीन ट्रिक्स उपयोग करते हैं और देख लेते हैं कि वो 10 जगह हार गई बातें, फिर भी हम वही करेंगे। और अभी आप ऑनेस्ट फाइट की बात करते हैं, पर पहले ऑनेस्टी तो आना चाहिए। ऑनेस्टी का मामला ऐसा है, ऑनेस्टी का मामला ऐसा है कि वो आपके लाने से ही आने वाली है, और कम से कम फाइट तो बिल्कुल ही ऑनेस्ट हो सकती है। इसमें आप क्या कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में इससे कोई संबंध नहीं है। फाइट तो बिल्कुल ऑनेस्ट हो सकती है। एक दफा ये ख्याल आपको साफ हो जाए, मैं मानता हूं कि आपको भी साफ नहीं, यानी मेरी तकलीफ जो है वो ये है कि मैं मानता हूं आपको भी ये साफ नहीं कि कैपिटलिज्म के पास कोई वैल्यूज है। आपको भी साफ है कि कैपिटलिज्म में हमारे पास एक बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा इंसान। कैपिटलिज्म के पास कोई वैल्यूज है बचाने योग्य जिनसे मनुष्यता का कोई हित होगा, और सोशलिज्म के पास कुछ एंटी वैल्यूज हैं जो मनुष्यता को नुकसान पहुंचाएंगे। ये आपको ही साफ नहीं। यानी मेरी तो दिक्कत है, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि फिर तो कैपिटलिस्ट को ही समझाने की जरूरत है कि कैपिटलिज्म कुछ मूल्यवान चीज है जिसको तुम मर मत जाने देना। ये बड़े मामला उल्टा है। यानी मामला ऐसा नहीं कि आपको पता ही है, और जब आप कहते हैं कि हाँ बचाना चाहिए तो आपका अपना ही ख्याल है कि बच जाए तो मैं बचता हूँ, नहीं तो मैं डूब जाऊँ, और कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैपिटलिज्म एज ए फिलोसफी ऑफ लाइफ खड़ी नहीं हो पाएगी। उसको हमें फिक्र कर लेनी चाहिए, और वो फाइट न केवल हिंदुस्तान के लिए मूल्यवान होगी, वो फाइट सारे वर्ल्ड कैपिटलिज्म के लिए मूल्यवान हो सकती है। इसमें यूनिटी का बहुत सवाल आएगा बिजनेस कम्युनिटी का, क्योंकि आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास ही बताएगा कि बिजनेस कम्युनिटी कंट्री के वास्ते कभी नहीं कुछ किया। कंट्री का सवाल ही नहीं है आज। वो अपने साथ चले गए, इसके साथ चले गए, अपना इंटरेस्ट। ये जो आप समझ रहे हैं ना, आपको उसके लिए भी नहीं कुछ कर पाए। ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, असल में बात ये है कि कंट्री का आप सवाल ही नहीं। कैपिटलिज्म या सोशलिज्म कंट्री का सवाल नहीं। जैसा कि मार्क्स ने मजदूरों को समझाया कि तुम्हारी कोई कंट्री नहीं, तुम मजदूर हो सिर्फ, और दुनिया में 2 ही कंट्री है, एक वो गरीब है और एक वो अमीर है, और कोई कंट्री नहीं है दुनिया में। फाइट सीधी है मजदूर। लेकिन कैपिटलिस्ट अभी भी आउट ऑफ डेटेड, आउट बिल्कुल बातें कर रहा है। वो कह रहा है कंट्री फलान, उसको भी साफ होना चाहिए कि दुनिया में 2 ही क्लास है, 2 ही कंट्री। मेरी आवाज सुने ना, उसको भी साफ होना चाहिए कि उसका भी हिंदुस्तान के मजदूर से उतना संबंध नहीं है जितना अमेरिका के कैपिटलिस्ट से उसका संबंध है। और कल अगर एग्जिस्टेंस को एक नया ढंग या बदलना है तो सारा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट को एक ख्याल होना चाहिए कि उसके पास एक फिलसफी जिसको बचाना। और ये जो आप पिछली अतीत की बातें करते हैं, उसके तो बहुत दूसरे कारण है। कैपिटलिज्म के ऊपर कभी हमला ही नहीं था। हमला पहली दफे 100 वर्षों में पैदा हुआ। ये ऐतिहासिक घटना पहले कभी थी नहीं। हमला था एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर।
एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर दुनिया में कभी हमला ही नहीं हुआ। ये हमला बिल्कुल 50 साल की ईजाद, और ईजाद इसलिए हो सकी, और वो जो कारण भी है साफ उसके, दुनिया में मजदूर कभी भी एक जगह इकट्ठा नहीं था, तो उसमें क्लास कॉन्सिस्टेंस कभी पैदा नहीं हो सकी। एक आदमी आपके घर में काम करता था, एक मेरे घर में काम करता था, एक आपके बर्तन मानता था, एक किसी घर में रोटी बनाता था, वो इकट्ठा कभी था ना कलेक्टिवली। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक एक जगह लाख लाख मजदूर इकट्ठा हो गए। जब 1 लाख मजदूर इकट्ठा हुआ तो सारा मामला बदल गया। अच्छा, कैपिटलिस्ट फिर भी अकेला रहा, मजदूर कल अकेला था, कैपिटलिस्ट भी अकेला था, तब कैपिटलिस्ट मजदूर से ज्यादा ताकतवर था। मजदूर तो इकट्ठा हो गया लाख की तादाद में एक जगह, और कैपिटलिस्ट 4 रह गए एक जगह, और उन चारों के भी आपस के इंटरेस्ट एक दूसरे के विपरीत होने से वो कभी साथ खड़े नहीं होते, और मजदूर इकट्ठा खड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं, दुनिया में जो डायनेमिक्स है वो बड़ी अजीब है। जैसे कि यूथ का प्रॉब्लम है, वो कभी भी नहीं था, क्योंकि यूथ इकट्ठी नहीं, यूनिवर्सिटीज में इकट्ठी हो गई, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। एक बाप था, उसका बेटा था, बाप हमेशा बेटे को दबा लेता था। आज 10,000 बेटे एक जगह इकट्ठे हो, 10,000 बाप कहीं भी इकट्ठे नहीं, फाइट मुश्किल हो गई। जो सारी कठिनाई है, बाप अकेला पड़ गया और 10,000 बेटे इकट्ठे हैं, वो कहते हैं कौन, तो 10,000 बेटे बाप की बात मानने वाले नहीं। एक बेटा तो एक बाप को मानता ही था, मान नहीं पड़ता था, कोई उपाय नहीं था उसका, क्योंकि उस फाइट में बाप हमेशा जीत जाता। इसलिए दुनिया में जनरेशन की फाइट कभी भी नहीं थी। यूनिवर्सिटीज की वजह से जनरेशन की फाइट पैदा हो। अब वहां 10,000 लड़के हैं जो कि एक जनरेशन के, और 10,000 बाप कहीं इकट्ठे नहीं जो कि एक जनरेशन के, वो लड़ेंगे कैसे? बाप हारेगा, बाप बच नहीं सकता। बाप की कोई क्लास नहीं, बेटे की क्लास, हम मेरा मतलब सुन लेना। तो ये सारी बात साफ करनी पड़ेगी, और ये सारी बात साफ हो तो बात हल हो सकती है, इसमें कोई अड़चन नहीं। कम्युनिटी की तरह इमरजेंसी वही प्रॉब्लम हो गया है। Broadly, I am in agreement, but there is one fundamental factor on which I have a difference of opinion with you. I do not agree that socialism is only one type of socialism. You are proceeding on the basis that socialists know what they are doing, that capitalists are not prepared to come out honestly. My personal feeling is that over the last 50 years or so, socialism itself has a many views, and it is continuously changing. ये तो ठीक है। That is one thing which we have to take into account. The second thing is, you have rightly said that the capitalists as a class has never become conscious, they have never created class consciousness. Now, the existing capitalists, particularly the older generation, is not going to fall in line. Therefore, we have to fall back on the youths. The youths both in the university and outside, because this is also directly linked up with the question of very rapid growth of unemployment in the country. At the end of every plan, the backlog of unemployment is rising. So it is for consideration whether any program which we involve for education of the masses, particularly in the Indian conditions, should not completely reject the existing capitalism and existing socialism, and evolve something new for the purpose of creating a new class in which, at least for the time being, we will keep the existing old section of the capitalist out. ये जो बात है ना, इसमें 2-3 बातें ख्याल में लेने की। पहली बात तो ये है कि जो आप कहते हैं कि सोशलिज्म के बहुत से मोड्स हैं, और उसमें 50 साल में बहुत फर्क हुआ, ये दोनों बात ठीक है, लेकिन बेसिकली सोशलिज्म की आत्मा एक है, और जो मोड्स का फर्क है वो केवल सिचुएशंस का फर्क है। असल में जिस मुल्क में पीजेंट्री ज्यादा है वहां सोशलिज्म दूसरे तरह का होगा, क्योंकि उसको किसान को भड़काना है। जिस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और मजदूर है मेन क्लास, वहां सोशलिज्म दूसरा रुख लेगा, क्योंकि वहां पीजेंट्री नहीं है, वहां किसान को नहीं भड़काना, मजदूर को भड़काना है। जिस मुल्क में मिडिल क्लास ज्यादा बड़ी है वहां सोशलिज्म कम्युनिज्म की शक्ल न लेगा, वहां सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरी शक्लें लेगा, क्योंकि उसको मिडिल क्लास पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन बेसिक स्पिरिट सोशलिज्म की एक है। और ये जो जितने फर्क आपको दिखाई पड़ रहे हैं 50 साल में अलग अलग कंट्रीज में, ये अलग अलग कंट्रीज की सोशल सिस्टम, उसका मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, और वहां कौन से क्लास को एक्सप्लॉइट करके कम्युनिज्म लाना है, इस पर निर्भर कर रहा है। बाकी बेसिक फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं, बेसिक बुनियाद एक। और 50 साल में जो भी फर्क पड़े हैं वो फर्क फाइट के अनुभव से पड़े, उससे स्पिरिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, फाइट से अनुभव में फर्क पड़ा है। ये समझ में आया है कि अब जरूरी नहीं है कि तलवार के द्वारा और बंदूक के द्वारा ही क्रांति की जाए, अब डेमोक्रेसी का भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए अब डेमोक्रेसी की बात डाल दी जाए बीच में कि सवाल ये है कि सोशलिज्म के सामने एक सवाल है कि किसी भी तरह उसे
शासन हाथ में होना चाहिए, स्टेट हाथ में होना चाहिए, वो उसकी बेसिक मांग है, क्योंकि स्टेट के बिना वो कुछ भी कर नहीं सकता। और एक दफे स्टेट उसके हाथ में हो तो वो नेशनलाइजेशन कर सकता है सारी व्यवस्था का, वो कैपिटलिस्ट को एज ए क्लास विदा कर सकता है। स्टेट कैसे हाथ में हो इसकी टैक्टिक्स में फर्क पड़ता है, लेकिन स्टेट हाथ में हो ये बेसिक ख्याल छूटता नहीं। और स्टेट हाथ में आते ही देश की कैपिटल स्टेट की हो जाए ये भी ख्याल में भेद पड़ता नहीं। तो मैं जो बेसिक बातें मानता हूं वो दो है। एक तो प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स हैं वो स्टेट के हाथ में है, ये सोशलिज्म की बेसिक बात है। और दूसरी बात, स्टेट सोशलिस्ट के हाथ में हो, स्टेट ओनरशिप हो और स्टेट पर प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप हो, ये उनके दो बेसिक ख्याल हैं। इसमें हर मुल्क में अलग अलग फर्क पड़ते हैं, उन फर्क का कोई कीमत नहीं, वो फर्क सब धोखे के हैं। और जब आप ये कहते हैं, और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि हमें नई जनरेशन को पकड़ना पड़ेगा, नई जनरेशन को पकड़ो तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन नई जनरेशन को आप पकड़ ना पाए अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। क्योंकि नई जनरेशन इधर जो आज यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो या पिछले 50 साल की जो भी हवा है, वो सारी की सारी हवा ने नए जनरेशन को तो सोशलिस्ट माइंड की तरह इवॉल्व किया हुआ है। आप सब उसमें सहयोगी हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह सहयोग करेगा, हम सब सहयोगी हैं, हम सब सहयोगी हैं। अगर एक कैपिटलिस्ट को भी थैली दिलवानी तो जयप्रकाश नारायण की दिलवानी। हमको पता नहीं कि इनडायरेक्टली हम पूरी नई जनरेशन को सोशलिज्म के लिए तैयार कर लिए। तो नए जनरेशन का जो माइंड है वो तो सोशलिस्ट पैटर्न में ढला हुआ माइंड है। उसकी तो मांग है कि वो तो कैपिटलिज्म की बात सुन के ख्याल में ना आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो मेरी अपनी समझ है कि वो जो ओल्ड जनरेशन है, बेसिक फाउंडेशन उसको ही बनाना पड़े, बेस उसी को बनाना पड़े, और वही बेस बन सकती क्योंकि उसके दिमाग में सोशलिज्म का प्रोपेगेंडा उतनी गहराई तक रूटेड नहीं है, उधर से जल्दी काम हो सकता है। जैसे कि सोशलिस्ट को लगता है कि ओल्ड जनरेशन काम में नहीं लाई जा सकती, सोशलिस्ट को लगता है कि नई जनरेशन काम में लाई जा सकती, और आपको भी लगता है नई जनरेशन काम में लाई जा सकती, तो आप गलती में। सोशलिस्ट का लगना ठीक है। 1917 के बाद सारी दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो किसी न किसी रूप से रसिया ओरिएंटेड है, चाहे वो किसी घर में पैदा हुए। 1917 के बाद इतना सटल प्रोपेगेंडा है और इतनी तीव्रता से चल रहा है कि आपको पता ही नहीं, वो सब तरफ से आपको घेरे हुए हैं। But even in a country like Indonesia, the ultimate shift came from the academics. हमेशा आएगी। अल्टीमेट शिफ्ट की बात नहीं कह रहा मैं बेस की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेट शिफ्ट बात की बात, मैं इसलिए बेस की बात कर रहा हूँ। बेस तो मेरी आवाज में, बेस तो आपको ओल्ड जनरेशन बनाना पड़ेगा, और अगर ओल्ड जनरेशन राजी हो जाए तो अल्टीमेट शिफ्ट नई जनरेशन में भी दी जा सकती है, क्योंकि की ताकतें आज भी ओल्डर जनरेशन के हाथ में है। ओल्डर जनरेशन एक दफा ख्याल से भर जाए तो नई जनरेशन को शिफ्ट दी जा सकती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि चाहे प्रोफेसर हो, चाहे बाप हो, और चाहे सारी समाज की जो भी व्यवस्था के की पॉइंट्स हैं वो तो ओल्ड जनरेशन के हाथ में। अगर वो सारे के सारे एक ख्याल से भर जाएं तो नई जनरेशन को बदल देने में कठिनाई नहीं, बिल्कुल कठिनाई नहीं, जरा भी कठिनाई नहीं। फिर मजा ये है कि नई जनरेशन का जो लगाव है सोशलिज्म से, वो सोशलिज्म से कम, सोशलिज्म ने कुछ वैल्यूज की बात की है उनसे ज्यादा है। और मजा ये है कि जिन वैल्यूज की सोशलिज्म बात करता है उनकी ही हत्या करता है। ये बड़े मजे की बात है। सोशलिज्म जिन वैल्यूज की बात करता है कि हम दुनिया में समानता ले आएंगे, सोशलिस्ट कंट्री असमानता से तो शुरू होती है और समानता कभी भी नहीं लाती और ला सकती नहीं। कहती है हम स्वतंत्रता ले आएंगे, स्वतंत्रता की हत्या से सब शुरू होता है। अगर नई जनरेशन को प्रभावित भी करना है तो आपको दो बातें करनी पड़े। एक तो ये कि सोशलिज्म जिन वैल्यूज की बात करता है उनकी हत्या करेगा, उनको ला नहीं सकता, झूठ है वो दावा। इस दावे को झूठ सिद्ध करना पड़ेगा। और सोशलिज्म जिन वैल्यूज की बात करता है, कैपिटलिज्म उनको ला रहा है और ला सकता है, और कैपिटलिज्म ही ला सकता है, ये आपको साफ करना पड़ेगा। और वो जो आप कहते हैं कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म की बात छोड़ के हम एक नए विचार को विकसित करें, जो आप बात कहते हैं ना, वो असंभव है। वो असंभव कई कारणों से, क्योंकि आज फाइट तो सीधी इधर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में, और अगर आप नई की बात करते हैं तो आपको इन दो पोलरिटी में कहीं बट जाना पड़ेगा।
और नई की बात में बहुत संभावना आपकी सोशलिस्ट पोलरिटी के साथ खड़े होने की होगी, कैपिटलिस्ट पोलरिटी के साथ खड़े होने की होगी। इसलिए मैं नई की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं फाइट सीधी है, दो पोल सीधे हैं, लड़ाई यहां होनी। कम्युनिस्ट निरंतर ये कहते रहे कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए कम्युनिस्ट की फाइट बहुत सीधी रही और 50 साल में वो निरंतर जीता है। उसकी जीत की टैक्टिक्स बहुत साफ है, वो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता। वो कहता है या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे साथ नहीं। वो शेड्स नहीं मानता दुश्मन। वो ये नहीं कहता कि ये दुश्मन जरा हमारे पास थोड़ा ज्यादा है, वो दुश्मन जरा हमसे ज्यादा दूर है, वो दुश्मन कभी राजी हो जाएगा, ये दुश्मन कभी राजी नहीं होगा। वो कहता है या तो आप कम्युनिस्ट हो और या आप एंटी कम्युनिस्ट हो। एंटी कम्युनिस्ट में वो शेड्स नहीं मानता, इसलिए उसको फाइट करने में बड़ी सुविधा रही है। वो फिजूल की झंझट में नहीं पड़ा और इसलिए 50 साल में वो निरंतर जीता है। और ये सब शेड्स जो हम करते हैं ये तब्दील हो जाती है। और सच बात यह है कि शेड्स हो भी नहीं सकता। ये हिंदुस्तान में भी वही मामला हुआ। जैसे 20 साल पहले हमारे हाथ में आजादी आई, हमको ये पागलपन पकड़ा फौरन कि हम दुनिया में जो बटी हुई पोलरिटीज है उनके साथ में खड़े होकर नया पोल खड़ा करें, उसमें हम मर गए। हमारा सारा मरना जो हुआ, सबको ख्याल पकड़ता है कि कुछ नया खड़ा कर ले। तो बटी हुई पोलरिटी साफ थी, लेकिन हम उन दोनों के बीच नया खड़ा कर ले। उस नया खड़ा करने में ही हम धीरे धीरे रोज रूस की तरफ पहुंचते चले गए, क्योंकि नया जो है उसको अनिवार्य रूप से लेफ्टिस्ट भाषा बोलनी पड़ती है। क्योंकि ये जो मामला है, ओल्ड जो है उसको राइटिस्ट भाषा बोलनी पड़ती है, नया जो है उसको लेफ्टिस्ट भाषा बोलनी पड़ती है। क्योंकि पिछले 2000 साल में ये भ्रम पैदा हो गया है कि नया अनिवार्य रूप से लेफ्टिस्ट होगा। ये हमारे माइंड की कंडीशनिंग है, बड़ी मुश्किल हो गई। कोई ये कह नहीं सकता कि मैं राइटिस्ट हूं और नया हूं। राइटिस्ट हो मतलब आप ओल्ड हो, लेफ्टिस्ट हो मतलब आप नए हो। ये बड़ी कनिंग कंडीशनिंग से माइंड की लेकिन है, और उनमें आप नए की बात की कि आप धीरे धीरे शिफ्ट होते चल जाए। मैं तो साफ, और नए की बात भी क्यों, नए की बात जब आप करते हैं तब भीतर कहीं आपकी कॉन्शियंस में तकलीफ है। आप जानते हैं कि कैपिटलिज्म के पक्ष में कैसे बोलते, तो कुछ नए की बात करनी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं अगर है पक्ष में बोलने लायक तो सीधा बोले, नहीं है पक्ष में बोलने वाला है तो मर जाने दे और उसके मरने में सहायता दे, उसको फिर देर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर कैपिटलिज्म मर जाने लायक लगता हो तो फिर लड़े मत, फिर सब हथियार डाल के कहें कि ये हम मरने को तैयार हैं। आपका व्हाट इज योर रियल डेफिनेशन ऑफ कैपिटल? हाँ, मेरी रियल डेफिनेशन ये है। Suppose we say there is a definition of socialism, but what is the real definition of Now, capitalism? before you do that, I would like to make only two small comments before you answer this question. I do not also accept the proposition that there is only one type of communism. And communism in Soviet Union particularly, and some of the Eastern European countries, particularly Czechoslovakia, which I know very well, the communism there is completely changing. नहीं, ये greater extent they are accepting the principle of private ownership of assets. मैं समझा। So I do not accept the principle that within the next 25 years communism will be the same. Nor will capitalism. Capitalism in the United States itself has changed fundamentally. ना, मैं ये मानता ही हूँ, मैं ये कहा भी। And the second small remark which I would like to make is, you have said that businessmen should not give even one pie of money to a party which believes in socialism. Now, theoretically, I accept that proposition. But from my practical experience, and although I am not a businessman, I know business very well personally, in actual practice it is not going to happen, because at every single step in the present system, they cannot make a business transaction, they cannot enter into a transaction unless they take care of something. मैं आपकी बात So these practical propositions you will have to face in any program which we talk about from now on. मैं आपकी बात समझा, मैं आपकी बात समझा। पहली तो बात ये कि ये जो चेकोस्लोवाकिया या यूगोस्लाविया या किन्हीं कम्युनिस्ट कंट्रीज में प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जो झुकाव है, वो इस बात का सबूत है, वो इस बात का सबूत है कि जो फोर्स सोशलिज्म लाया गया था वो गलत सिद्ध हुआ है, और किसी बात का सबूत नहीं। वहां कम्युनिज्म नहीं बदल रहा है, वहां कैपिटलिज्म वापस लौट रहा है। आप कहते हैं कि वहां कम्युनिज्म बदल रहा है, वो मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं वहां कैपिटलिज्म वापस लौट रहा है। और आज माओ का जो विरोध है रशिया से, वो भी विरोध बेसिकली यही है। तो उसको ख्याल है कि रशिया जो है वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट टर्न हो रहा है।
और मेरी तो अपनी समझ ये है कि अगर दुनिया में कभी भी कोई थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो अब रूस और अमेरिका के बीच तो नहीं होने वाली, असंभव हो गई बात, क्योंकि रूस रोज कैपिटलिस्ट होगा, क्योंकि 50 साल के अनुभव ने ये बताया उसको कि प्राइवेट ओनरशिप के बिना उत्पादन को जारी रखना असंभव। यानी मैं ये कह रहा हूं, इसका आपको उपयोग करना चाहिए कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, जो आप पूछते हैं कि क्या है, तो मैं उसकी परिभाषा ये करता हूं कि व्यक्ति संपत्ति को पैदा करे और व्यक्ति संपत्ति का मालिक हो, ये धारणा कैपिटलिज्म की बुनियादी धारणा है। उत्पादन और उत्पादन के साधन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मालकियत, वो कैपिटलिज्म की बुनियादी धारणा है। और वो धारणा वापस लौट रही, क्योंकि 50 साल में रूस ने जबरदस्ती प्रोडक्शन करवाने की कोशिश की बंदूक के बल से, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और मजा ये हुआ कि जिस जनरेशन ने क्रांति की थी उसने तो कुछ काम किया, क्योंकि वो क्रांति के फीवर में थी। जो नई जनरेशन आई उसके बाद, जिसे क्रांति का कुछ पता नहीं था, उस जनरेशन ने तो काम करना बंद कर दिया। खुर्शियों ने हटने के पहले ये कहा कि सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि रूस का लड़का कोई काम करना नहीं चाहता। रूस का लड़का काम करेगा भी नहीं, क्योंकि काम करने का जो बेसिक इंसेंटिव है वो खत्म हो गया। आदमी की जो चेतना है वो बड़े छोटे दायरे में जीती। मेरी पत्नी बीमार है तो मैं पागल की तरह दौड़ता हूँ, और मुझे पता लगे कि मनुष्यता बीमार है तो मैं घर में बैठा रहता हूँ। मुझे कहीं पकड़ में नहीं आता कि मनुष्यता की बीमार होने से मैं कहाँ दौड़ूं और क्या करूं। और मनुष्यता बीमार है तो अच्छा है, बीमार रहे। यानी मेरी समझ जैसा है, जिससे छोटा सा दिया जलता है तो उसका एक 4 फीट के घेरे पर रोशनी पड़ती है, ऐसा आदमी की चेतना की रोशनी 4 फीट के घेरे पर पड़ती है, और जितने घेरे तक पड़ती है उसी को मैं फैमिली कहता हूँ, वही परिवार है। वो उसका बेसिक इंसेंटिव, उसके आगे उसकी चेतना जाती नहीं। चिल्लाओ कितना ही कि मनुष्यता, राष्ट्र, फलाने का समाज, उसकी चेतना जाती नहीं, उसकी चेतना उतने पे जीती है, और वो उतने के लिए ही जीता और मरता है और कुछ करता है। तो रूस या यूगोस्लाविया में जहां भी झुकाव बदले हैं, उस अनुभव का परिणाम है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो असफल गया है। लेकिन इसको स्वीकार भी करना कठिन मालूम होता है, इसलिए धीरे 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 धीरे। और जो अमेरिका के लिए कहते हैं वो भी सच है। मेरी तो मान्यता ही ये है कि कैपिटलिज्म जब ठीक से प्रौढ़ हो जाए तो सोशलिज्म अनिवार्य है। इसलिए अमेरिका रोज सोशलिस्ट हो रहा है बिना जाने, और रूस रोज कैपिटलिस्ट हो रहा है जानते हुए। जो मैं फर्क करना चाहता हूँ, ये जो आप थर्ड फोर्स की बात करते हैं ना, ये थर्ड फोर्स की जो बात आप करते हैं ये असंभव है, क्योंकि थर्ड कोई क्लास नहीं जिससे आप फोर्स पैदा कर लें। क्योंकि जो सारी तकलीफ है, फोर्स पैदा होती क्लास से। मिडिल क्लास जो है वो क्लास नहीं, वो सिर्फ लिक्विडिटी जो डोल रही है 2 क्लास के बीच में, जिसमें से कुछ लोग आगे चले जाएंगे, कुछ लोग पीछे गिर जाएंगे। मिडिल क्लास कोई क्लास नहीं, क्लास तो 2 ही है। तो मिडिल क्लास फोर्स बन सकती है अगर क्लास हो, लेकिन मिडिल क्लास कोई क्लास ही नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास में कोई भी आदमी राजी नहीं। मिडिल क्लास में जो भी आदमी वो या तो चाह रहा है कि नंबर 1 हो जाए, तो वो मिडिल क्लास है ही नहीं कोई आदमी, और या वो नहीं नंबर 1 हो पाए तो वो नंबर 3 में जाने की तैयारी कर रहा है। आ जाइए मनुष्य, क्या हाल है निकला। तो ये जो आप कहते हैं थर्ड फोर्स, तो थर्ड फोर्स के लिए जनरेट करने की कोई क्लास नहीं। इसलिए अगर थर्ड फोर्स भी आपको बनाना है तो इन 2 ही फोर्सों की किसी पोलरिटी पे बनता है। तो मैं नहीं समझता कि थर्ड फोर्स आप बना सकते हैं, इसलिए इंडिया में कोई थर्ड फोर्स बना नहीं सकता, दुनिया में कोई बना सकता नहीं। Coming to brass tacks, what should अब be जो the आप program which we should implement within the next? जल्दी प्रोग्राम की उतनी फिक्र ना करें, क्योंकि अगर बात ख्याल में नहीं आती तो प्रोग्राम बहुत मुश्किल, और बात ख्याल में जाए तो प्रोग्राम तो बहुत ही आसान बात है। प्रोग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, एक दफा ख्याल आ जाए तो प्रोग्राम तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल डिटेल्स की बात, उसका कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। हमारी सारी उत्सुकता होती है कि प्रोग्राम क्या हो, और फिलोसफी हमारे पास नहीं। बिना फिलोसफी के प्रोग्राम होने वाला नहीं, और प्रोग्राम होगा तो इम्पोर्टेंट होगा, और बाजार में लेगा कि मर जाएगा, वहां जाके बचेगा नहीं। तो मैं प्रोग्राम में उतना उत्सुक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उत्सुकता सारी। As you rightly pointed out, we are running against time, so you cannot reconcile the two. If we are running against time, we must put it on a war footing. जी, वॉर फुटिंग, हाँ हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक, ये तो ठीक बात है, बिल्कुल वॉर फुटिंग करनी पड़े। लेकिन वॉर फुटिंग के लिए भी आपको ख्याल तो हो जाए कि कुछ लड़ने को हमारे पास है।
किसी चीज को डिफेंड करना है। आचार्य जी ने क्या पूछा है एनी फुटिंग लाइक How can you have first of all, you are not program? capitalist himself is not convinced what he is. ये जो मेरी his तकलीफ own philosophy. He is not convinced of it. तब फिर नहीं बच सकते आप, फिर बात First of all, you must get yourself convinced. फिलोसॉफी ब्लड में जाना चाहिए, सारी कम्युनिटी की कम्युनिटी के ब्लड में समझे जाना चाहिए। प्रिंसिपल बेसिकली वो साफ होने It's चाहिए। not gone in last 1000 years. It is not going to go in 2 years. ना 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 ना, ये सवाल नहीं है। 1000 ईयर्स में ये प्रॉब्लम नहीं था। ये जो आप कह रहे हैं ना, 1000 ईयर में कभी प्रॉब्लम नहीं था। कैपिटलिज्म कभी भी खतरे में नहीं था, और 1000 ईयर पहले कैपिटलिज्म था भी नहीं। कैपिटलिज्म अभी 50 साल की ग्रोथ है। कैपिटलिज्म बिल्कुल नया फेनोमेना है। At least in India, we are seeing this phenomenon of conflict during the last 15 years. हाँ, What has the capitalist done in 15 years that it is going to do in the next year? हाँ, I don't believe that the existing capitalist class is such. मैंने तो नॉन एग्जिस्टिंग क्लास कहाँ से लाइएगा, वो तो सवाल नहीं। They would get wiped out, but they will not exist. ना ना ना, ये उनको आप साफ समझा दें, इतना आप समझा सकें अगर साफ, तो इतने जल्दी मरने को राजी नहीं होंगे। उनको लग यही रहा है कि नहीं मरेंगे, कोई तरकीब से बच जाएंगे, कोई तरकीब से बच जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अगर ये साफ हम कर सकें, और ये प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए हमारे, कि हम साफ कर सकें कि 2 साल में मर जाओ। I don't claim to know them better than you do, but I can at least claim that I have been nearer to them. ना ना ना, बिल्कुल ही ठीक कहते हैं आप, ये बिल्कुल ही ठीक कहते हैं, ये बिल्कुल ही ठीक कहते हैं ना। उनको जानने का सवाल नहीं। मेरी तकलीफ और मेरा जो कहना है वो कैपिटलिस्ट के लिए नहीं है, कैपिटलिज्म के लिए है। कैपिटलिस्ट से कोई मानी नहीं है, सवाल कैपिटलिज्म का है। कैपिटलिस्ट और जो आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बताते हैं वो है। लेकिन अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि मैं आपको कहूं कि घर में आग लग गई है, आप बाहर निकलिए, आप कहें कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वो ये है कि मेरे पैर में दर्द, या वो ये है कि दरवाजा बंद, या वो ये है कि सीढ़ी टूटी हुई, आप नहीं कहेंगे। Why did they not come out of this in China when it happened? वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चाइना कॉन्शस नहीं हो सका, एफर्ट नहीं था। ये चाइना कॉन्शस नहीं हो सका, इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉन्शस नहीं हो सकते। As a matter of fact, it proves that there is now every necessity we should take lesson from the history as we have. हाँ, चाइना कॉन्शस नहीं हो सका, एफर्ट ही नहीं था उधर भी। वो ये मामला ऐसा नहीं कि आपके पड़ोस में एक आदमी टीबी से मर गया तो आप कहेंगे मैं अस्पताल क्या जाऊं, बगल वाला टीबी में चला गया, वो नहीं गया अस्पताल। वो नहीं गया इसलिए आपको जल्दी जाने का सवाल है, और इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं गया तो आपका न जाना कोई भाग्य बन गया, आप जा सकते हैं। कम्युनिज्म ने एक और तरकीब की बात सिखाई है, और कंडीशनिंग के लिए बड़ी जरूरी। कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा सच में एक मिरेकुलस फेनोमेना है। उसने एक ये भी बात आदमी को सिखा दी है कि कम्युनिज्म जो है वो इनएविटेबल है। उसने भाग्य की पुरानी ट्रिक का उपयोग कर लिया। There are a handful of people who have made this effort right in the federation, right in the chambers of commerce. They have told everything that you are saying today to these people, and yet nothing has happened. ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें ये लगता है कि वो ठीक है तो हमें लड़ते हुए मरना चाहिए, लड़ते हुए हार जाना चाहिए। अगर वो ठीक, ये सवाल नहीं है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं, सवाल ये है कि ठीक है क्या। अगर ठीक नहीं है तब तो लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक और बात ही न्यू डायमेंशन में आपको बात करूं कि वाजपेयी साहब बता रहे हैं, कुल विकास साहब बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली द फाइट एंड इवन नाउ इज डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। तो जो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास को ओपन क्लास कॉन्शियसनेस करे और मास प्रोपेगेंडा करे तो वेस्टेड इंटरेस्ट का बहुत क्लियर हो जाएगा मासिस में। ये जो उसके अलावा जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करें और उसके इम्पोर्टेंट सेगमेंट कैपिटलिज्म ही रहना चाहिए, और ओनली देन वी कैन विन दिस वॉर। आपको मैं कहूँ ये डेमोक्रेसी की वजह से भी बहुत कंफ्यूजन पैदा हुआ है। सोशलिज्म की फाइट सीधी है, आप हमेशा कोई ना कोई चेहरा अख्तियार करना चाहते हैं। आप कहेंगे डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म, आप ऐसा नहीं कहेंगे कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। असल में डेमोक्रेसी की जब आप बात शुरू करते हैं तब आपको पता नहीं कि आप फिर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि सोशलिज्म भी डेमोक्रेसी की बात कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप जिन वैल्यूज की बात करते हैं अगर वो वैल्यूज सोशलिज्म भी उपयोग कर सकता है तो आप मरेंगे, क्योंकि आप प्रचार करोगे वो कहेगा कि हम डेमोक्रेसी तो हम भी मानते हैं, हम कहाँ कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं। आपको तो उसी बिंदु पर खड़ा होना चाहिए जिसका दावा सोशलिज्म कर ही ना सके। जैसे कैपिटलिज्म, आप कहते हैं कैपिटलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, इसका दावा सोशलिज्म नहीं कर सकता, इसलिए फाइट सीधी होगी। डेमोक्रेसी की फाइट सीधी नहीं होने वाली, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो सब उसमें कोई मामले ही नहीं।
आपकी गलती क्या है कि कैपिटलिज्म शब्द से आप खुद ही घबराए हुए हैं। आपने पहले ही वो कहा, गिल्टी है, बहुत गिल्टी मालूम होता है कि कैपिटलिज्म शब्द कुछ पाप है। No, but there is a scientific explanation for this. The clock always goes forward. The clock never goes backward. वो तो अपने हाथ में ले जाना, When क्लाक you become outmoded, whatever you do, you cannot revive it in its original form. ये सवाल नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में इवॉल्व करने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो सिस्टम मौजूद है कैपिटलिज्म की, वो इवॉल्व होगी तो बहुत नई तरह की हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी पुराना टिकता नहीं, वो तो नया होता चला जाता है। मेरी तो समझ ही ये है कि अगर कैपिटलिज्म ठीक से बढ़ता चला जाए तो बहुत ही साइलेंटली सोशलिज्म उसकी बाई प्रोडक्ट होगी ही, वो कोई सवाल ही नहीं। यानी जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सोशलिज्म कहेगा कि डेमोक्रेसी तो हम बात करते हैं, तो बजाय इसके आप साफ कहें कि कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं और हम मानते हैं कि कैपिटलिज्म से ही सोशलिज्म अपने आप बाई प्रोडक्ट की तरह आने वाला है और दूसरा कोई आने का उपाय ही नहीं। ये फाइट सीधी होनी चाहिए। थोड़ा स्पष्टीकरण बिल्कुल अब वही है, आपने जो फरमाया पहले कैपिटलिज्म के बारे में, मेरी अपनी ये कुछ भूमिका ऐसी है कि कैपिटलिज्म जैसे आप कहते हो, कम्युनिस्ट वालों ने कहा कि कम्युनिज्म इज इनएविटेबल। मैं ये कहता हूँ कैपिटलिज्म जो है आज का जो विकृत उसका जो स्वरूप है, उसको हटाकर कैपिटलिज्म कभी बढ़ने वाला नहीं। रशिया के अंदर या चीन के अंदर भी हालांकि कंप्लीट कंट्रोल वहां उन्होंने कर दिया है, कब्जा कर दिया है, प्रोपेगेंडा मशीन है, ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, फिर भी जा करके वो वृत्ति जो है, कुदरती जो वो वृत्ति को वो दबा सके, तत्पूर्ति दबा सके, मगर संघर्ष हमारा कम्युनिज्म के साथ नहीं होना चाहिए, संघर्ष के हिसाब से नहीं, मगर कॉम्पिटिशन के दौर से हमको करना चाहिए। आप हमें ऐसी कोई तरकीब बताओ, शब्दों के द्वारा भी बताइए आप, शब्दों शाब्दिक, कि जिससे हम हमारे ये जो बुद्धिवादी लोग हमारे देश के जो है, जो बुद्धिवादी लोग हैं, उनके दिमाग में हम ये बात डाल दें कि जब हम लोकशाही की बात करते हैं तो हम सच्चे लोकशाही में मानने वाले हैं या नहीं। लोकशाही की जो पर्याय है, लोकशाही की जो अपने क्या कहते हैं डेफिनेशन जो है, वो लोकशाही का डेफिनेशन हम समझ नहीं सकते। लोकशाही के अंदर जैसे आपने कहा कि अगर लोकशाही के रास्ते से हम चले जाते हैं तो वी बिकम जेलस ऑफ आवर राइट्स। वी आर नॉट इवन जेलस ऑफ आवर राइट्स, वी आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट राइट्स, वी हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स अबाउट आवर राइट्स, वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर आवर राइट्स। हम तो हमारे हकों के लिए लड़ने के, और मैं तो भी कहता हूं कि कौन सा समाजवाद है हमारे देश के अंदर हमारा है कि जो समाजवाद लोगों के हकों को खत्म करने वाला है। आज वो हमारे देश के समाजवादी तो हमको ये कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट की बात करो तो ये रिएक्शनरी बात है, फ्रीडम की हम बात करो तो रिएक्शनरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी हम बात लेकर चलते हैं तो ये रिएक्शनरी बात है। तो अब हम ये नारा लगाते हैं कि ये नारा जो है आपका जो कहते हैं, ये मेरी अपनी छोटी सी तरकीब है कि लैंड टू द लैंडलेस की जो नारे लगे हैं ना अभी, लैंड टू द टिलर, जो किसान खेती करता है तो जमीन उसकी होनी चाहिए। अरे मैंने कहा जो ये कहते हैं आपको ये नारा कि किसान जो खेती करता है उसकी जमीन होनी चाहिए, मगर वो करते क्या है? आज उनकी कार्रवाई ये है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इस देश में किसी भी आदमी के पास कोई चीज उसकी अपने कहने का अधिकार ही ना हो। ये तो काम इस दिशा के अंदर वो लोग कर रहे हैं। मेरा ये तो ये तरकीब जो है, अभी हमें तरकीब ऐसी थी महाराज, मैं तो इस चीज के अंदर सहम गया हूँ, रुक गया हूँ, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आता रहता, मगर वो फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी उसका मुकाबला करना है। तरकीब हम आप साथ में विचार विनिमय करके हम कर ले, किस तरह से हमारा ये बुद्धिवादी वर्ग का खून जो है, बुढ़े को तो छोड़ो, हमारे ये जो वरील जो जिसको हम कहते हैं उससे तो हमारा बिल्कुल अभिमान इज्जत नहीं है हमारे, मगर आने नई जो पीढ़ी जो है हमारी, नए जो नवयुवक जो है उसके अंदर हमको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो दर्द होता है वो दर्द भी खत्म हो गया। इवन इफ यू आर गुड डेमोक्रेट्स, यू हैव सीज्ड टू बी गुड डेमोक्रेट्स, हाउ कैन यू बी गुड कैपिटलिस्ट? असल तकलीफ मधु जी जो है वो ये है
तरकीब की जो बात आप कहते हैं ना, ऐसे आया ऐसे निकल आई। बहुत दिन बाद। हाँ मधु जी, टैक्टिक्स की बात बहुत मूल्यवान नहीं है। इसलिए मूल्यवान नहीं है कि टैक्टिक्स की बात है, वो डे टू डे पॉलिटिक्स के लिए तो मूल्यवान है। हाँ, मैं समझा आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। आपकी बात मेरे ख्याल में, ये जो संदेश जो है वो संदेश का असर हो सके, वो असर हो, असर हमें परिणाम क्या चाहिए। हमारा ये संदेश है, इस संदेश का कुछ परिणाम हम देखना चाहते हैं। अब वो परिणाम जब हम देखना चाहते हैं तो हम इस तरह से हमारे संदेश को प्रस्तुत करें और प्रचार करें। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। और संदेश में कुछ ऐसा तत्व होना चाहिए जिससे बिल्कुल ही। आप आए थे मीटिंग में, नहीं 2 दिन से नहीं आप सुनता, आज आप आइए और पूरे मेरे टेप मधु को जरा सुनवा दीजिए। आपको तो आना ही था, नहीं कुछ काम से मेरे पूरे टेप तो आप ही देख जाइए। समाजवाद से सावधान की 5 स्टाफ से तो आप थोड़ा मधु जी के बाद में एक विचार है कि सोशल इंडस्ट्रीज के नाम से सोशलिस्ट जो है कि सोशल इंडस्ट्रीज के नाम से कैपिटलिस्टों को दोषी ठहराते हैं। तो किस ढंग से हम सोशल जस्टिस ला सकते हैं कैपिटलिस्ट की एफर्ट के द्वारा, ये दिखना होगा। जिन वैल्यूज पर फाइट हो रही है, जैसे जस्टिस की वैल्यू है, तो जस्टिस की ठीक ठीक डेफिनेशन मुल्क के हृदय में पहुंचानी चाहिए। इसकी फिक्र मत करिए आप कि आप अपने को जस्ट सिद्ध करने की कोशिश करें। आप सिर्फ जस्टिस की ठीक डेफिनेशन मुल्क के माइंड में पहुंचाएं, वो डेफिनेशन तय करेगी कि क्या ठीक है। और अगर आपने जल्दबाजी की कि हम जस्ट है सिद्ध करने की, तो आप खो देते हैं मामले को। इसलिए मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। जो मेरा जोर है, आप जस्टिस को डिफाइन करिए। मुल्क के सामने जस्टिस का कोई ख्याल ही नहीं कि जस्टिस यानी क्या। तो इसलिए जस्टिस शब्द को कोई भी एक्सप्लॉइट करता है। डेमोक्रेसी यानी क्या, मुल्क के सामने ख्याल ही नहीं, इसलिए कोई भी एक्सप्लॉइट करता है। कम्युनिस्ट भी डेमोक्रेट है, सोशलिस्ट भी डेमोक्रेट है, कैपिटलिस्ट भी डेमोक्रेट है, सभी डेमोक्रेट है। क्योंकि डेमोक्रेसी की मुल्क के माइंड के सामने कोई साफ डेफिनेशन नहीं। मेरा जो कहना है, बजाय इसके कि हम ये सिद्ध करें कि मैं डेमोक्रेट हूँ, क्योंकि ये सारे लोग सिद्ध करने में लगे हुए हैं, हमें एक व्यवस्था करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या, सीधी, जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं कि कौन डेमोक्रेट है कौन नहीं है। डेमोक्रेसी क्या, इसका बिल्कुल ही निष्पक्ष परिभाषा मुल्क के मन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। समानता यानी क्या, अधिकार यानी क्या, ये सवाल नहीं कि किसको क्या अधिकार, सिंपल प्योर डेफिनेशन मुल्क के माइंड में नहीं है कुछ भी। इसलिए कोई भी उसको कुछ कह देता है, वो कहता है ये इनजस्टिस हो रही है, और हमें समझ नहीं आता क्या इनजस्टिस हो रही है, कंफ्यूजन। और मालिकी की बात भी करनी चाहिए। मालिकियत क्या है, वैल्यूज हमें साफ करने की फिक्र करनी चाहिए। वैल्यूज साफ करने की फिक्र करनी चाहिए कि वैल्यूज क्या है। लेकिन आचार्य जी, आप ये तो वॉर फुटिंग पे ही जाना पड़ेगा। वॉर फुटिंग में सिवा रास्ता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर जैसा कि आपने कहा कि कैपिटलिस्ट को ही मालूम नहीं है कि कैपिटलिज्म की क्या वैल्यू है। हाँ, मैं तो हैरान होता हूँ। यू नो दे ऑल आर फीलिंग गिल्टी and that's why they do not have any consciousness or anything, any strength. No, they have been made to feel guilty, क्योंकि वो तो इतना प्रोपेगेंडा है कि उनको बिल्कुल उनको फीलिंग खुद पैदा हो गई कि वो गिल्टी है। लोग का ख्याल में ये फिलोसॉफी तो उतारना पड़ेगी ना पहले। So first काम करिए, बिल्कुल हो सकता है। The basic thing is that the capitalists should be convinced and they should know what is the values of the capitalism. Correct. And then only after being convinced, that what you will be able to create a force. But for that, what steps should be taken? हाँ, वो बोलिए। That is the thing. But actually, how are you going to prevent the same capitalists from filling the coffers of the Communist Party? The same capitalists, when it comes to filling the coffers of the Communist Party, they are first in the line. How are you going to prevent that?
वो उनको कॉन्शियसनेस नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ना इमीडिएट फायदे की फिक्र में सारी गड़बड़ होती है। इमीडिएट मामले तो वही तो कैपिटलिज्म जो है वो इंटेंसिफाइड करेगा तो जीत नहीं सकता। रोज के मामलों में वो उसको तकलीफ है तो वो अपनी अपनी फिक्र में है। वही तो वो हमें कॉन्शियस करना पड़े कि वो अगर कम्युनिस्ट के खींचे में उसका 1 पैसा जा रहा है तो वो अपनी सुसाइड का इंतजाम कर रहा है, ये हमें कॉन्शियस करना पड़ेगा। हाउ विल यू मेक देम कॉन्शियस? इस बात का प्रचार करना पड़ेगा और तो कोई मामला नहीं है। आज तो प्रचार के इतने साधन हैं और अधिक साधन आपके हाथ में, उनका उपयोग करने की। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन इंडियन तो कब था वो? कभी भी नहीं था। उसमें आज नहीं है तक। But once they know, by even feeding something to the communists, this is going to be a short-term thing, not a permanent thing. Once they are meant to realize it, also there are chances, gradually. और ये सब जो बातें हैं ना जो हम कहते हैं, ये भी हमें बहुत साफ नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक कैरेक्टर किसको आप कहते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे एकदम। कोई नहीं जानता क्या है बेसिक कैरेक्टर। उनको ये लगता है कि मेरे इंटरेस्ट में हो रहा है तभी कर रहा, कोई नहीं कर रहा अपने इंटरेस्ट के खिलाफ। शॉर्ट वही ना, तो इसको बेसिक कैरेक्टरलेस नहीं कहोगे, इसको विजन की कमी, पर्सपेक्टिव की कमी। इसमें कैरेक्टर का कोई सवाल नहीं। मुझे 2 इंच तक दिखाई पड़ता है, 10 इंच तक नहीं दिखाई पड़ता तो मेरा कैरेक्टर खराब है कोई। इतना ही कि मेरी आंख बड़ी पास देखती है, बस इमीडिएट मामला है मेरे सामने, बस उसको मैं देख रहा हूँ। पर कैरेक्टर का इससे क्या संबंध? आप तो वर्ल्ड की बात करें तो आचार्य जी सारे वर्ल्ड को ये कॉन्शियसनेस करना भी पड़ेगा। तो द स्टार्ट शुड बी मेड इन अ मल्टी प्रोंग्ड मैनर और ओनली फ्रॉम इंडिया। एक तो करो इंडिया में, तो पहले अगर इंडिया से शुरू करते हैं तो बड़ा काम होता है और वो सब तरफ से हो सकता है। सब तरफ तो उसका सबसे तो शॉर्ट पेन में आया सब तरफ से हो तो बहुत पेन कम हो जाता है। मेरा कहना है कि अगर दिस इज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, देन यू नो व्हाट इज नेसेसरी इज अ मल्टी प्रोंग्ड ड्राइव। कैपिटलिस्ट को जमा करके you do something by way of seminars, then you should have all prompt drive. प्रोपेगेंडा की सारी मशीनरी का पूरा उपयोग करने की जरूरत है। और मजा ये है कि मशीनरी आपके हाथ में हो तो भी उपयोग नहीं होगा। And so जो मधु भाई ने बोला the word program, अब मुझे 50,000 लोग सुन रहे हैं लेकिन आपका एक अखबार खबर नहीं दे रहा। बड़ा मजेदार मामला है। बहुत सही बात। डिफेंसिव पर सारी चीज डिफेंसिव है। 50,000 लोग मुझे सुन रहे हो तो भी अखबार खबर नहीं देगा कि क्या बड़ा पेपर में भी नहीं आते, एक लाइन नहीं। तब इसको बड़ा मजेदार मामला है और मजा ये है कि क्या किया जाए। So there is one another thing, कि whenever there is communism, they always have a very nice source of media of communication. Communism, they have a wonderful media of communication. And that is what is also necessary. I don't know why Indian Express is not. Why is Indian Express different from Times of India? Times is being controlled, But the owners are more or less of the same bent of. exactly, bent of mind and character. They will start giving news of anything. Whether they are not interested in news, they are in कभी क्योंकि आपने ध्यान तो पूरा खींच लिया है, मगर now what we should discuss is the next line of action. हाँ वो आप सोचिए ज्यादा मुझसे की तरह आप सोच सकते हो। और उसके लिए पहले कैपिटलिज्म के वैल्यूज क्या है वो सब चीज बात करें ताकि द कैपिटलिस्ट ऑल्सो हु आर फीलिंग गिल्टी, they themselves should first realize and understand the values of capitalism. Then only you will be able to unite them together. There is only one way. Some Pharisees want to say, I'll tell you why. When you go in some values of capitalism alongside values and benefits, there also goes the responsibility, the social responsibilities of all. This can't create an atmosphere when we only realize what is good and what is beneficial to us, without the same time realizing and making it
do the social responsibilities also. Now, this, I have come to this conclusion that the word is working. See, महाराज, हमारे देश में कुछ परंपरा ऐसी रहती है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ ये समस्या जो है वो सामने आपसे रजू कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बात होती है, क्योंकि आपकी और हमारी मंजिल शादी हो सकती है। समस्या है कि राम से लेकर कृष्ण से लेकर और बुद्ध से लेकर जो आए, उन्होंने अपने मंतव्य लोगों के सामने रखे, एक फिलोसफी रखी, मूल्य रखे, उनके सामने वैल्यूज रखी, और सामान्य जन को उस चीज को गले में उतरने के लिए कुछ प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाया उन्होंने, कुछ विधियां बनाए, कुछ रिचुअल्स बनाए, कुछ इसका संस्थाओं का आयोजन किया, जिसमें मत पढ़े और संप्रदाय वगैरह बने, रसम, कुछ फेस्टिवल्स बने गए, वो समय के अनुसार। इस तरह से हमारे वहां के लिए आज भी ये परिस्थिति है कि जब तक वी आर ऑल सो फुल्ली लेड बाय सिंबल्स, हमारे देश में जब तक सिंबल्स हम देखते नहीं तब दिमाग में वो बात जाती नहीं, और सिंबल से भी हमारा संपर्क हो जाता है और उससे गाढ़ संबंध बन जाता है। तो कुछ सिंबल्स हम बदले, कुछ हम संस्था या किसी भी तरह से कुछ ऐसा आयोजन करें, प्रोग्राम अगर आपको अनुचित नहीं लगता है कुछ ऐसी कि जिससे सामान्य जन उसके अंदर शामिल हो सकता है। सामान्य जन मैं नहीं समझता हूँ, सामान्य जन का मतलब ये नहीं कि जो आदमी गरीब है ना, सामान्य जन ऑर्डिनरी एवरेज आदमी है वो ऐसे प्रेरित नहीं हो सकता। हर एक आदमी को हम प्रेरित बनाना चाहेंगे तो महाराज ये तो बहुत मुश्किल, नहीं जरूरत भी नहीं। एटमोस्फियर बनाने का एटमोस्फियर, तो एटमोस्फियर बनाने के बाद वो एटमोस्फियर को चैनलाइज जो करना है जिससे हम अपने मंजिल को बिल्कुल किया जा सकता है। और पुराने सिंबल्स का भी बहुत अच्छा, अभी 2 दिन से मुझे एक सन्यासी सुनने आते हैं, तो उस बेचारे ने, और उसका प्रभाव है, उसको पंजाब में हजारों लोग सुनते हैं, उसने मुझे 2 दिन के बाद सुनकर कल मुझे कहा कि तो बड़ा आश्चर्य, मुझे तो पता ही नहीं था कि समाजवादी यानी क्या और पूंजीवाद यानी क्या, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं तो परमात्मा और ब्रह्म की बातें कहता रहा। और ये अच्छा हुआ, मैं तो पहले तो समझा कि मुझे जाने नहीं चाहिए ये भाषण सुनने, क्योंकि समाजवाद से सावधान से मुझे क्या मतलब। तो उसको हजारों लोग सुनते, उसके साथ बंबई में भी उसके सैकड़ों भक्त थे। 20वीं सदी में एक सन्यासी जिसको हजारों लोग सुनते हैं, उसको पता नहीं कि समाजवाद क्या है। हिंदुस्तान में 50 लाख सन्यासी, और इतनी बड़ी फोर्स है कि अगर तैयारी हो तो इस 50 लाख सन्यासी में से 1 लाख सन्यासी तो आज खींचे जा सकते हैं, जो सारे हिंदुस्तान को आज चैनलाइज कर दें, जिसमें कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि इनका प्रभाव, इनकी ताकत है आज, मगर हम उपयोग नहीं कर पा रहे। सिंबल्स तो मौजूद है। आज अगर 1 लाख गेरुआ वस्त्र पहने हुए सन्यासी पूरे हिंदुस्तान में कहे कैपिटलिज्म की वैल्यूज की बात, आप कहां कम्युनिस्ट को खड़ा करते हैं, कहां चीन का प्रवेश दिलवा सकते हैं। और इसको खड़ा करने में जरा कठिनाई नहीं, वो कठिनाई ही नहीं खड़ा करने में, मगर वो आपके ख्याल में नहीं है, और सारे ओल्ड सिंबल्स का उपयोग हो सकता है। कोई नए सिंबल भी आज खड़े करने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ अकेला आदमी, आप नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते हैं कि एक आदमी, ना मैं तो कर ही रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, ना मैं तो कर ही रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। एक आदमी जो कर सकता है, आपको पता ही नहीं, ये तो मजा है ना। मैं तो दिन रात जो मुझे करना है वो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक आदमी जो कर सकता है उतने कर सकता है। मैं क्या, मैं यहाँ 50,000 आदमी सुन रहे हैं मुझे, मैं बोल रहा हूँ, वो 50,000 सुन लेंगे, मैं अपना चला जाऊंगा। लेकिन 50,000 से फोर्स बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 50,000 मुझे सुन रहे हैं और उसमें से 500 आदमी भी मुझसे राजी हो रहे हैं, तो उसका एक फॉलो अप होना चाहिए, और पीछे उसके लिए काम की व्यवस्था नहीं। वो मैं अकेला आदमी कैसे करूंगा? आखिर मेरे करने की सीमाएं हैं, मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, उसको तो मैं किसी से कहने जाता नहीं। किसी के बाद तो मिले कि आपको क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, because you know this is it. It is a religious head who will always be able to influence people far more than anybody else. Do you agree, Mr. Rajan? Yes, I agree. So what I am trying to say is that it is a religious head who, if they are really basically convinced that this racket of socialism is going to ruin us,
And if they convey, the people will accept it or not. हाँ, तो इसके लिए आप एक तो प्रोपेगेंडा मशीन पैदा करें, एक इंतजाम करें कि ये सारी की सारी बात अखबारों में चर्चा हो सके, मैगजीन्स में चर्चा हो सके, एक ढंग की फिल्म बनाई जा सके, इस तरह के गीत बनाए जा सके, नाटक बनाए जा सके। इसके लिए आप कैंप का इंतजाम करें कि मैं 1000 सन्यासियों को 3 दिन ला के रख सकूं, उनको समझा सकूं, उनको तैयारी दी जा सके। एक लिटरेचर बनाएं, जो लिटरेचर बेसिक किसी को भी दिया जा सके, वो पढ़ सके, समझ सके, उस पर काम कर सके। उस बेसिक लिटरेचर का इस मुल्क की ट्रेडिशन, इस मुल्क की परंपराओं, इस मुल्क की संस्कृति से संबंध जोड़ा जाए। ये सब बिल्कुल सरल सा है, इसमें कुछ ऐसा मामला बहुत कठिन नहीं है। लेकिन कोई सोचता हो कि मैं अकेला ही कर लूं, तो वो पागलपन की बातें सोच रहा है, ये पागलपन की बात है, मैं अकेला। बट देयर इज द साधु सेवक समाज, हमें ये सब है, ये सब है। इफ यू जस्ट एड्रेस वन मीटिंग ऑफ दैट्स इन दिल्ली, हाँ, तो उसको ऑर्गेनाइज करें ना दिल्ली को। मैं तो बोलने को तैयार हूँ, लेकिन वो मीटिंग भी मैं टेकिंग इट वेरी सीरियसली। एक तो आपसे इतनी विनती थी कि वेदर यू हाँ भी तैयार आप करिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आप पहले तो देश के 30-40 बड़े नगरों में इंतजाम करिए, वो हम कर। मैं समय देने को तैयार हूँ, वहाँ बोलने को तैयार हूँ, ऑर्गेनाइज करने की आप सारी व्यवस्था करें। वहाँ व्यवस्था करिए, एक पूरा मुल्क का 3 महीने में एक पूरा दौरा किया जाए, और उस दौरे की हवा पूरी की पूरे मुल्क में इकट्ठी पैदा की जाए। इसके बाद एक 2-4 कैंप का आयोजन करें, जहाँ सन्यासियों, साधुओं, साधवियों के 4-5 कैंप रखे जाते, उन कैंप की फिक्र कर लें। इस बीच कुछ लिटरेचर पैदा करने की फिक्र कर लें। बम्बई में एक ऑफिस बना डालें, एक फंड क्रिएट करें उसके लिए कि यहाँ से कुछ मैगजीन्स, कुछ फ्री बुलेटिन्स जो कि बांटी जा सके। जैसे समझ लीजिए कि मैं एक गांव में बोलता हूँ जाके, तो मैं एक दिन बोल सकता हूँ, लेकिन पूरे गांव में प्रोपेगेंडा लिटरेचर घर घर पहुंचाया जा सके, उसे मुफ्त बांटा जा सके, उसको खरीदने की फिक्र नहीं करवाई जाए कि कोई उसे खरीदे, उसको मुफ्त ही बांटा जा सके उसे, या 2-4 पैसे दाम रखे जाए जो वो कोई भी उसे ले जाए। लोग पढ़ सकते हैं लिटरेचर। आप नहीं समझते, यही तो आपकी कमजोरियां हैं। वही कम्युनिज्म 50 साल से करके आपको मारे डाल रहा है, मगर आपकी अकल में नहीं आती बात। वो जितनी वही सब टेक्निक्स का पूरा उपयोग कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि कितने लोग पढ़ सकते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा, मास को फिक्र नहीं कर रहा कि एक 10 करोड़ किताबें भेजी, कितने लोग पढ़ते। 10 करोड़ देखेंगे तो कवर तो देखेंगे, अंदर बच्चों की छपी हुई फोटो, चेहरे तो देखेंगे कि बच्चे कितने गोल और सुर्ख है रसिया में, इतना तो देख लेंगे ना, मत पढ़ेंगे, कोई फिक्र नहीं। आप नहीं समझते ना, ये तो जो कॉन्स्टेंट हैमरिंग है माइंड पर। हाँ, एक सवाल ही नहीं है, फेंकी जा रही पत्रिकाएं हर घर में मुफ्त, कोई फिक्र नहीं, मत पढ़ो। अगर कभी तो कोई बैठा है खाली, सुबह तो उठा के पन्ने उलट लेता है, लेकिन वो इतना तो देख लेता है कि रशिया में कैसा स्वस्थ बच्चा है, कैसा स्कूल की बिल्डिंग है, इतना तो देख लेता है। ये सब तो इनडायरेक्टली चुपचाप हो रहा है उसके माइंड में कि रसा में कुछ है। ये कोई सवाल नहीं है कि आपने पहुंचा दिया किसी घर में तो वो मान ही लेगा। ये तो कांसेप्ट, और मजा ये है कि जब धनपति और धन पैदा करने वाला और सारी प्रोपेगेंडा मशीन का उपयोग करने वाला, आप रोज चिल्ला जा रहे हैं कि लक्ष्य डाले, अच्छा साबुन है, पनामा सिगरेट पिलाना उमदाबाद, और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसको फिक्र नहीं। पनामा शब्द तो दिखाई पड़ जाएगा एक दफा, 10 दफे 50 दफे सिर पे पनामा दिखाई पड़ेगा, खोपड़ी में भर गया, वो दुकान पर गया, उसने कहा कि पनामा सिगरेट दे दो, वो सोच रहा है कि मैं ही सोच के बोल रहा हूँ, तो कोई सोच के नहीं बोल रहा है, हैमरिंग। और लेकिन मजा ये है कि हमें साइंटिफिक सब प्रोसेस है, कोई मामला नहीं है। फिल्में हैं, फिल्में ऐसी बनवाई है, 1-2 फिल्में ऐसी हों जो कि सारे मुल्क में दिखाई जा सके, जिनकी थीम, जिनका गीत मुल्क को पकड़ ले। अब आज रामायण जिंदा है सिर्फ इसलिए कि रामलीला चलती रही, रामायण कभी की मर जाती। कोई किताब जिंदा इतने दिन नहीं रह सकती, दुनिया में कोई किताब इस तरह जिंदा नहीं जिस तरह रामायण जिंदा है, क्योंकि उसको उन्होंने फौरन ड्रामेटाइज कर लिया, उसका एक ड्रामा बन गया, वो गाँव-गाँव में घुस गया, गांव-गांव में हर साल रामलीला हुई चली जा रही। अब कोई वजह नहीं कि रामलीला की स्टेज का आप उपयोग क्यों ना करें, क्यों ना मुल्क भर में रामलीला की स्टेज पर आपका काम हो, कोई कठिनाई नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, उसमें बिल्कुल सहज हो सकता है। कोई वजह नहीं कि सारे मुल्क के मंदिर और मस्जिद और मठ आपके काम में क्यों ना आ जाए, क्योंकि वो सब मिटेंगे। उनको कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है कि कम्युनिज्म आया कि तुम सब पहुंच डाले जाओगे नीचे। मतलब कोई और मुश्किल ये है कि आप मुझसे पूछ भी लेंगे, मुझसे रोज लोग पूछ लेते हैं और फिर बात खत्म हो गई।
असल कठिनाई ये है कि कोई सोचता हो कि मैं ये सब करने जाऊंगा, ये गलत बातें हैं। फॉलो करना सारा कंसर्टेड आप 50 नगर में भी बात करके आएंगे और उसका जो कुछ नहीं होने वाला तो आप हाँ मोटी नहीं, बट एक पहली तो बात भगीरथ प्रयत्न होगा, आपके तरफ से भगीरथ प्रयत्न होगा और जो पीछे बैठे जो और उनको उनके बारे में अभी 2 दिन और आप बंगाल जा रहे हैं कलकत्ता, और उधर सेम सब्जेक्ट कितने अभी सब्जेक्ट नहीं थे, वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती ना, यहाँ हिम्मत नहीं पड़ती थी मित्रों। ऐसी तो मुश्किल है, क्या करिएगा। यहाँ भी मित्रों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि समाजवाद से सावधान रखना कि नहीं रखना, कोई पत्थर फेंक जाए, कोई कुछ हो जाए, कुछ नहीं होना है, कोई मतलब नहीं। तो बामुश्किल मुझे राजी करना पड़ता, आपको भी रख लीजिए। डेमोन्स्ट्रेशन कोई सवाल नहीं है। नहीं, हम नए बना सकते हैं, उसमें कुछ मामले नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कुछ अच्छे साधु हैं, हम खुद एवं अवस्था के साधु बन के बोल सकते, उसको कुछ करने नहीं है, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने को नहीं है सब बात करनी है, ऑनेस्टली से बात करना। I agree with you that your approach should be honestly effort should be bold enough to say that we believe in this philosophy, and this is the only philosophy which is going to save. थोड़ी इसके लिए थोड़ा सोचे हैं, छोटी कमेटी बनाए, उसमें आप डिटेल्स में सोचें, कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम उसमें शुरू करें कि क्या करना, उसके तक थोड़ा सोचें। यहाँ मुंबई से तो सारे मुल्क में कोई भी ख्याल तत्काल पहुंचाया जा सकता है, उसमें कोई अड़चन नहीं, कोई अड़चन नहीं। बहुत लेकिन सब तरफ से हमला बोलना पड़ेगा, मल्टी फ्रंट में आपको जो आप बोले वो बिजनेस कम्युनिटी को भी आपको इंजेक्शन बहुत मारने सब तरफ से हमला बोलना पड़ेगा साथ में। अदरवाइज द होल थिंग, बिकॉज़ वी आर ब्रॉड बेसिंग द होल थिंग ऑन द बिजनेस कम्युनिटी। इतनी छोटी अभी उन्होंने क्या, मधु जी, अमेरिका में सीनेट में उन्होंने फैसला किया पीछे को कर कि सिगरेट की हर डिब्बी पर लाल रंग से लिखा होना चाहिए कि इससे आदमी मर सकता है, बीमार हो सकता है। तो उसके लिखने से एकदम सिगरेट की करोड़ों की, क्योंकि डब्बी पे जब आप रोज देखें सिगरेट पीते वक्त लाल स्याही सिगरेट से बीमारी हो सकती है। हालांकि आपने सुना, लेकिन रोज रिपीट होना हर बार डब्बी पे जब सिगरेट निकाले, भारी मामला है। जब उन्होंने चालू किया तो 6 महीने तक उसका सेल कम हो गया, तो नई चीजें निकालनी, फिल्टर निकाले, पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, फिल्टर निकाल लिए ना, और वो फिल्टर की वजह से हो गया और कुछ नहीं। फिल्टर निकाल लिए और उन फिल्टर्स पे लिखा हुआ है कि इसके लगा देने फिर सिगरेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 दिन पहले एक न्यूज आया, रशिया ने फिर वापस जगह पे आ गया, कार फैक्ट्री खोलने के लिए फोर्ड को निमंत्रित किया, हेनरी फोर्ड को निमंत्रित किया, कल ही वो बता था, करना पड़ेगा। The business community, our country, like the phone, care of Tata, Birla, where we have them, which I think. But even people like me, if somebody were to come and make a very sensible suggestion, then we will just be interesting man, it's not home. No. But the business community is a very impressionable commodity. Like all human beings. Like this is me. So I'm not making it, but in any case, because we are single in our tribe. So you prove them respect for the quality. You thank them, this whole thing will therefore, this kind of business I know, but with the help of so dedicated people, the problem of the business is not convinced of it. The attack should not be the business community. The attack should be the younger generation. Younger generation and the low middle class and middle class. This should be our target. This should be our audience with that. Once you have their support, Yeah, but that is being achieved from the present excesses. I agree with you. तो आपने कमेटी की बात है, वो एक छोटी कमेटी बनाए, ताकि भाई मेरे जाने के बाद एक छोटे ग्रुप को बुलाएं
और उसमें बैठ के मधु को बुला लें, उसमें बैठ के थोड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम के लिए 2, 4, 10 पॉइंट्स चुने और उन पॉइंट्स पर क्या शुरू कर सकते हैं उसे थोड़ा सा शुरू करें। और उसमें ओल्डर जनरेशन को आई डिफर फ्रॉम यू सबका उपयोग करें। क्वेश्चन ऑफ शासन, the शासन is still in the hands of the elder of the industries and the business. सब जगह वो है, सब जगह वो है। उनको पहले अपन को सबको, ये तो ये इसमें सवाल नहीं है, जनरेशन हो ओल्डर जनरेशन, ये सवाल बड़ा नहीं है। Anyway, so basic point is that we are very happy, very thankful कि आपने ये बोल्ड स्टेप लिया है और we are going to back. आप इसके लिए प्रयास करें बस। और हम आपको सारे देश में सेंटर देंगे, आप जाइए, इंक्लूडिंग केरला। वाई केरला पीपल आर अच्छा जी, लैंग्वेज का क्या? आप तो लैंग्वेज का मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन सब जगह ट्रांसलेट हो सकती है, उससे कोई तकलीफ नहीं। केरल में अच्छा है कि केरली में ट्रांसलेट हो सकता है। अभी मैं मद्रास बोल रहा था, तमिल में अनुवाद हुआ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, सीधी उनकी लैंग्वेज वही ट्रांसलेट करते माने आप। वही वो सब जगह, उससे कोई तकलीफ नहीं। एक्सपर्ट इम्पैक्ट इज नॉट ना इम्पैक्ट में कम फर्क पड़ता है थोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे। बल्कि कई बार तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस बोलता हूँ और एक एक सेंटेंस अनुवाद होता है। वो बहुत अच्छा परिणाम हुआ अभी मद्रास में। पर ऐसे भी आपका इंटेलिजेंस होगा तो वो ही जाना चाहिए। आचार्य जी, आप जो इंटेलिजेंस लेवल पे बात करते हैं वो स्लो ही जाना चाहिए, इतना बात end our today's discussion. What I could gather that you are willing to go around the world, around India, and that it is obvious that your speeches make an impact on the mind of the listener. So it is possible to organize your tour. I am not quite clear how much time you can give. I mean, are you completely free and devoted for this propaganda work, or you are tied up for some time and then some other time you are ready to go for this work? ना, अगर इसके लिए व्यवस्था आप करते हैं तो मैं तत्काल बाकी 3 महीने के मेरे प्रोग्राम को बंद कर दूँ। 3 महीने में शिक्षण बना दूँगा। अच्छा, तो बेसिक बात मुल्क में हवा पैदा हो, फिर हम उसके पीछे सोचें कि क्या हो सकता है। मैं तो 6-7 महीने तक बुक्ड हूँ, लेकिन मैं 3 महीने का बदलने के ख्याल में हूँ। अगर आप बनाते हैं तो 3 महीने में सब बदलेंगे। 3 महीने के लिए पूरा 3 महीना आपको दे देता हूँ, और उसको फिर ढंग से पूरी ताकत से ऑर्गेनाइज करिए। छोटा मोटा काम मुझे पसंद नहीं कि जाऊँ किसी बस्ती में तो 100 आदमी सुन रहे हैं, तो बकवास सुनना नहीं पड़ना। सही बात ये इनकी शक्ति है, मेरी ताकत का ठीक उपयोग करते हो तो ही, तो उसका कोई मतलब नहीं। ये तो कोई गारंटी नहीं, गारंटी तो इसलिए है, गारंटी इसलिए है कि जिन नगरों में मैं बोल रहा हूँ वहाँ अगर आप थोड़ी मेहनत लेते हैं तो वहाँ 20,000 से कम लोग नहीं होंगे। हम जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं। हम वो तो कोशिश करेंगे कि आपको ले जाना है तो उसका जितना लाभ, बस आप कोशिश बात करें पूरी में, वही मेरा मतलब है। वो तो नहीं तो फिजूल समय खराब न करवाएं। हमेशा especially to person who is of Acharya's level. नहीं, छोटे गांव में तो कम्पेक्ट होता है ना, छोटी जगह सबको पता चल जाता है, सब लोग आ जाते हैं, बड़ी सरल। अभी अकोला में था तो 20,000 लोग, सिर्फ अकोला में कोई आबादी नहीं है, 1,00,000-1.5 लाख की आबादी। कलकत्ता में कितने दिन आप ठहरो? कलकत्ता 2 दिन, पीछे थे जबलपुर। और यहाँ एक कैंप रख रहे हैं नारगोल में 2, 3, 4, 5 मई। तो अगर 10-5 मित्र वहाँ आ जाते हो तो 4 दिन मेरे साथ रहना हो जाएगा। 1000 लोग तो वहाँ आ ही रहे हैं, वो तो कैंप के लिए आते हैं ज्ञान के लिए। और अगर आप 10-5 मित्र आ जाते हैं तो वहाँ अपना पूरा प्रोग्राम आप इस बीच बना चाहें। 6 और 7 यहाँ मई यहाँ अपन 6 तारीख के सिंपोजियम टाइम दे दी। On 6th we have organized a symposium which says politician versus people's hunger. क्या मतलब क्या है इसमें, क्या ख्याल से सोचा हुआ? वो सोचा ऐसा है कि what we thought was that a time has come when we must clearly indicate to the country that today the politicians are only interested in themselves and these are the opportunist individuals
who are so hungry about their own power that they are not concerned about people's hunger. And people whose stock should have improved in this instance of going down and down. No, not that they are not concerned, but they will all the time busy in their own retention of the power. So what will happen to people's misery? आज दिल्ली में जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर है उसके पास तो टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं है किसको मिलने का। कहाँ से आएगा वक्त, कहाँ से आएगा? पावर स्ट्रगल है। सब्जेक्ट अच्छा है। Hungry politicians versus people's hunger. There are just that subject and title has been given to make it little exciting, More catchy. और कौन बोलने वाला? Well, we are trying to get Frank Morris, and Gail Mehta. Yes, but this symposium, where will it be? It will be most often in Sundrabad. बहुत छोटी जगह है। आनंद चौड़े कम से कम या क्रास मैदान में जा रहे हैं। These people will talk in English only. Acharya will speak in Hindi. मैं हिंदी बोलूँगा। So that if there are people, speakers who will be talking in local language, and it has to be an open air meeting when thousands can gather. क्रास मैदान में चल रहे हैं क्यों ना नहीं जो करना तो शिवाजी पार्क में कर लेंगे। शिवाजी पार्क से मेरा समझ है क्रास मैदान पर नहीं, लोग ज्यादा शिवाजी पार्क में आते हैं। क्या हुआ? महाराष्ट्रियन पर भी आकर करना चाहिए। Why? You live in Maharashtra and you speak like that? No, why? नहीं कहीं आप सोचेंगे बड़ी जगह सोचे वो जड़े जब पर उसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा करें ठीक से। क्योंकि ये हाल में मीटिंग रखना है एक बार। हाँ, 1000 people will come। मैं तो आपको कहूँ सावधान जो आपका सीरीज चल रहा है ना, वैसे सीरीज कामगार मैदान में होनी चाहिए, क्योंकि वहीं आपको ये मैसेज देने का है जो आपसे अभी ऑडियंस आ रहे हैं। आप बिल्कुल गलती ख्याल में ये मैसेज आपको देने का है, बिल्कुल गलती ख्याल में। नहीं, हम तो दे रहे हैं। नहीं, वही तकलीफ है, वो आप भी वहाँ नहीं दिखाई पड़ता। मेरा आपसे मेरा मतलब नहीं है। समझा मैं। वो ये हमको सबको ये ख्याल है कि मैसेज किसी और को देना है, सबको ये ख्याल है, ये मामला नहीं, वो मैसेज सबको ही देना है। ठीक है, कभी भी एक सीरीज वहाँ भी रखेंगे, एक सीरीज बड़ा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।